होगी, इतनी बड़ी प्रमोशन मिल गई। विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बस किस्मत समझ लीजिए मेरी। आया तो मैं भी यहाँ पर था ऑफिसर बनने, लेकिन एक आम आदमी के लिए यहाँ का सफर बहुत मुश्किल होता है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है सर। थैंक यू। क्या आपके फोन से कॉल मिला सकता हूँ? जरूर। हेलो। हेलो विक्रम, कैसा है तू बेटा? वहाँ सब ठीक है ना? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अरे बेटा अच्छे से रहना, हाँ, और अपने ऑफिसर्स की सारी बात मानना। हाँ बेटा, वो ट्रेनिंग तेरी थोड़ी पूरी नहीं हो पाई, उसका दुख मत मनाना। हाँ, और एक फौज में सिपाही बनना भी बड़ी बात होती है बेटा। बाबा आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या? आपके बेटे को फौज से मेडल मिला है और साथ ही साथ प्रमोशन भी दे दिया गया। सच बोल रहा है ना? मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबा, सच में। अब आप सिपाही विक्रम चौहान से नहीं, लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान से बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट? जी बाबा। अरे अरे सुनो सुनो, क्या कह रहा है? दूसरी तरफ फोन छोड़कर उसके पिता खुशी से चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को यह खबर देने लगे। विक्रम सोच सकता था इस वक्त वहां कैसा माहौल होगा। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों का सफर तय करके जब उनकी जीप ट्रेनिंग कैंप तक पहुंची तो दिन ढलने लगा था। छोटी छोटी पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों से घिरे कैंप के अलावा वहां कुछ नहीं था। जय हिंद सर। रिश्तेदारी का फायदा उठाकर आए। ये सभी कड़ी मेहनत करके इतने काबिल हुए हैं कि इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सके। अपने अपने कैंप के बेहतरीन कैडेट्स हैं, कितने कंपटीशन पास करके यहाँ आए हैं। सिफारिश लेकर आने वाले अगर इनके बराबर खड़े हों तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और वैसे भी तुम ट्रेनिंग शुरू होने के 3 दिन बाद एक चिट्ठी लेकर इनके बराबर खड़ा होना चाहते हो। ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी सर, पर मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है। मेरा कोई भी रिश्तेदार ऐसी जगह नहीं है कि वो सिफारिश दे सके। रिश्तेदारी नहीं है तो क्या सजा काटने आए हो? क्या तुम्हारे सीनियर ऑफिसर्स ने जबरदस्ती तुम्हें यहां भेजा? तुम्हारे लिए इनका कोर्स फिर से शुरू नहीं होगा, इनकी ट्रेनिंग दोबारा नहीं होगी। जहां तक ट्रेनिंग हो चुकी है उसके आगे की होगी। तुम हमेशा इनसे पीछे रहोगे, इसलिए इनके साथ ट्रेनिंग की क्लास नहीं ले सकते। तुम दूर से देख सकते हो, यहां जितने भी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, पर खुद को मेरे बाकी सैनिकों के बराबर समझने की गलती मत करना। हमारे रास्ते में नहीं आना। और अगर इन सब बातों का ख्याल रखोगे तो 3 महीने बाद तुम्हें पास होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मंजूर है सर। कैंप का किचन उस तरफ है। मैं तुम्हें रहने की परमिशन दे रहा हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा। इस कैंप में 30 लोग हैं, इनके खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। दिन में 3 बार खाना टाइम पे डाइनिंग हॉल में मिलना चाहिए। किचन के स्टोर रूम में तुम अपने रहने और खाने का इंतजाम कर सकते हो। अब से 3 घंटे बाद डिनर के लिए हम लोग हॉल में मिलेंगे। सर। बस! विक्रम के पास अपने सीनियर का ऑर्डर मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब विक्रम किचन में पहुंचा तो देखा कि वहां खाना बनाने के लिए 3 बड़े और 2 छोटे चूल्हे थे। बर्तन और सामान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूरे किचन में हवा के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। कोई पंखा या एग्जॉस्ट फैन तक नहीं था। 3 महीने इस जगह पर रहने के बारे में सोचकर ही उसका दम घुटने लगा, लेकिन फिर उसे करिश्मा का ख्याल आया। मैं तुम्हें 2 साल का वक्त देती हूँ और इन 2 साल में तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तो ट्रेनिंग लेनी होगी, और इन 2 साल में अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगा। और उसने अपने मन को मजबूत किया कि करिश्मा के लिए वो कुछ दिन की तकलीफ उठा सकता है। विक्रम के गांव में हर त्योहार और खास मौकों पर सभी लोग मिलजुल कर खाना बनाते थे और एक साथ खाते थे, इसलिए 30 लोगों का खाना बनाने में उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। 1 घंटे बाद जब कमांडर और सैनिक डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो टेबल पर लगे हुए दाल, चावल, सब्जी और रोटी के बर्तन देखकर हैरान रह गए। सबने पेट भर खाना खाया, लेकिन किसी ने न विक्रम का धन्यवाद दिया न उसे खाने के लिए पूछा। उनके जाने के बाद पहले विक्रम ने खुद खाना खाया, उसके बाद सारे बर्तन और पूरे किचन साफ किया। कैंप के मैनेजर से विक्रम ने जरूरत का सभी सामान लिया और तख्त को साफ सुथरा बिस्तर बनाया।
इन सब के बाद विक्रम ने थकान मिटाने के लिए कुछ देर योग किया और ध्यान लगाया। जल्द ही वो फिर से ताकत और स्फूर्ति महसूस करने लगा, लेकिन शाम की घटनाएं उसे परेशान कर रही थी। वो कितने उत्साह के साथ ट्रेनिंग कैंप में आया था, लेकिन यहाँ आकर उसे सिर्फ अपमान और तिरस्कार मिला। अगर उसे कमांडर से ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली थी तो उसे खुद अपने आप को ट्रेनिंग देनी होगी। ये फैसला लेने के बाद विक्रम को हल्का महसूस होने लगा। उसने हिसाब लगाया कि दिन में 3 बार खाना बनाना और किचन साफ करने में उसे 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा। रात को 3 घंटे की नींद लेकर उसके पास करीब 15-16 घंटे अपने लिए बचते थे। सबसे बड़ा सवाल था कि वो ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करे। विक्रम को जब करिश्मा की फुर्ती और पराक्रम याद आई तो उसने अपने आप को पहले जंगल में लड़ाई के लिए उपयुक्त बनाने का फैसला किया। कैडेट के तौर पर उसे खाली गन दी गई थी। गन लेकर विक्रम खिड़की के रास्ते कैंप के पीछे वाले जंगल में जा पहुंचा। कई घंटे अभ्यास करने के बाद जब वो वापस आया तो रात के 3 बज रहे थे। कुछ देर सोकर विक्रम सुबह 4 बजे उठ गया और सबके लिए नाश्ता बनाया। खाने के बाद जब वो सफाई कर रहा था तो उसने देखा सभी कैडेट्स वजनदार बैग उठाकर दौड़ रहे हैं। कुछ देर बाद वो रस्सी की बनी सीढ़ियों पर तेजी से उतरने चढ़ने की प्रैक्टिस करने लगे। जंगल में जाकर पहले विक्रम ने अपने बैग में ढेर सारा पत्थर भरा और कुछ घंटे तक बिना रुके दौड़ता रहा। फिर उसने छोटे बड़े पेड़ों पर तेजी से उतरने चढ़ने का अभ्यास किया। तब तक दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया था। अगले कई दिन यही प्रक्रिया चलती रही। कैडेट्स को देखकर विक्रम उनसे मिलते जुलते अभ्यास जंगल में करता, लेकिन वक्त पर आकर सबके लिए खाना बनाता। सभी कैडेट्स ज्यादातर उसे नजरअंदाज करते थे, पर डाइनिंग हॉल में आते जाते वक्त वो उसका मजाक उड़ाते। खुद में तो दम है नहीं, इसलिए चुपचाप खाना बनाते रहे, वरना कमांडर के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर ट्रेनिंग में आने की कोशिश करते रहे। वापस जाके अपनी यूनिट को सिखाऊंगा प्याज कैसे छीलते, आलू कैसे काटते। सबके ठहाकों से और इस तरह की बातों से विक्रम को फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर था। कैंप में हो रही घटनाओं की खबर जब खुफिया तरीके से कर्नल पठानिया के पास पहुंची तो वो मुस्कुराने लगे। ट्रेनिंग कैंप में नए लड़के को जो ट्रेनिंग मिल रहा है अच्छा है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ साथ उसे जीवन का अनुभव भी मिल रहा है और भी अच्छा है। वो जितना सख्त बनेगा हमारा काम उतना ही आसान होगा। सर इसका मतलब आप कमांडर से कुछ नहीं कहेंगे? लेकिन सर लड़के के साथ जो हो रहा है वो सही है क्या? ट्रेनिंग कैंप में सही गलत कुछ भी नहीं होता। ट्रेनिंग कैंप में ये जरूरी है कि हर कैडेट्स को मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करना सीखना पड़े। उस लड़के के लिए एक टेस्ट है। इस हालात में भी अगर वो शांत रहकर अपने आप को मजबूत बनाता है तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। और रही बात कमांडर की, ट्रेनिंग कैंप के कमांडर के लिए बेहद ज़रूरी है कि अपने कैडेट्स को डिसिप्लिन में रखकर उसे सख्त से सख्त बनाए, उसके साथ नर्म होकर हमदर्दी न जताए। कमांडर जो कर रहा है उसे करने दीजिए। जी सर। आपका चुनाव बिल्कुल ठीक था सर। कैंप में कुछ दिन बाद सुबह नाश्ते के वक्त विक्रम को पता चला कि आज की ट्रेनिंग में कमांडर गन से निशाना लगाने की तकनीक सिखाने वाले हैं। सिट। वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। आज से गन चलाने की ट्रेनिंग हमारे कैंप में होगी। एवरीवन गेट रेडी। विक्रम ने फैसला किया कि आज वो पीछे जंगल में नहीं जाएगा। जब सभी कैडेट्स मैदान में इकट्ठे हो गए तो कमांडर ने उन्हें अपनी गन हाथ में लेने के लिए कहा। सबसे दूर एक कोने में विक्रम भी अपनी गन थाम के ध्यान से कमांडर की बात सुन रहा था। कुछ देर बाद उसको महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। झटके से विक्रम ने चेहरा कैडेट्स की तरफ घुमाया। एक कैडेट की आंखें विक्रम पर गड़ी हुई थी और उन आंखों में औरों की तरह गुस्सा नहीं था, बल्कि खून सवार था। उस कैडेट को देखते ही विक्रम का भी खून खौलने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उन दोनों की मुलाकात फिर से और ऐसे जगह पर होगी। आखिर कौन था ये नया कैडेट और विक्रम के साथ इसका क्या रिश्ता था? कर्नल पठानिया विक्रम को किसके लिए तैयार कर रहे थे? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए कमांडर विक्रम चौहान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। विक्रम अपने सामने खड़े कैडेट को देख रहा था। तभी कमांडर की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो चौहान? खाना कौन बनाएगा? कमांडर की आवाज सुनकर विक्रम को और गुस्सा आ गया। धीरज को आज पहली बार उसने यहाँ देखा था। इसका मतलब धीरज नया कैडेट था जो ट्रेनिंग शुरू होने के 10 दिन बाद आया था।
अगर उसे ट्रेनिंग का हिस्सा बनने की इजाजत थी तो विक्रम को क्यों नहीं? धीरज तो सचमुच किसी बड़े अफसर का रिश्तेदार था। अगर ये बात विक्रम को मालूम थी तो कमांडर को तो जरूर मालूम होगी। फिर उन्होंने धीरज से सवाल क्यों नहीं किए? क्या उसकी रिश्तेदारी से कमांडर को गुस्सा नहीं आ रहा? विक्रम के चेहरे पर आक्रोश देखकर कमांडर ने आदेश दिया, जाओ और जाकर वो काम पूरा करो जो तुम्हें सौंपा गया है। विक्रम जानता था कि कमांडर से कुछ कहने का फायदा नहीं होगा, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। उस समय वो नहीं देख पाया कि धीरज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। किचन में जाकर विक्रम खाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसका ध्यान धीरज में ही था। धीरज ने उसके साथ ही पहली ट्रेनिंग शुरू की थी। वो अफसर वाले हिस्से में था और विक्रम सिपाहियों के साथ रहता था। शुरू से ही धीरज को सब पर धौंस जमाने की आदत थी। जब सबको पता चला कि उसके पिता इतने सीनियर अफसर हैं, तो उसके आगे बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ये देखकर धीरज का घमंड दिन ब दिन बढ़ने लगा। वो अपने आप को ट्रेनिंग कैंप का बादशाह समझने लगा था। सिपाहियों के लिए तो वो एक क्रूर बादशाह था। कभी उनका खाना छीन लेता, कभी उन्हें अपने कपड़े धोने को कहता और कभी जूते साफ करने को कहता। अक्सर वो अपने हिस्से का काम सिपाहियों से करवाता था। जरा सी गलती होने पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकता था। अगर हिम्मत करके कोई उसकी शिकायत करने जाता तो कैंप का कमांडर उस शिकायत को नजरअंदाज कर देता था। धीरज के पिता का रुतबा उसकी सब गलतियों पर पर्दा डाल देता था। एक बार इंस्पेक्शन के दौरान बाहर से आए सीनियर अफसर ने 2 सिपाहियों से उनकी चोटें देखकर सवाल किए। उनमें से एक सिपाही धीरज से बहुत परेशान हो चुका था, इसलिए उसने धीरज की शिकायत कर दी। क्योंकि ये बात सबके सामने हुई थी, इसलिए इंस्पेक्शन करने वाले अफसर ने वहीं पर धीरज को बुलाकर वार्निंग दी। धीरज के अहंकार पर यह बहुत बड़ा आघात था। अगले ही दिन उस सिपाही को बुलाकर धीरज ने उसके जख्मों पर और चोट पहुंचाने की कोशिश की। मेरी शिकायत करने की सजा तो तुझे मिलेगी। दूसरों को भी पता चलना चाहिए कि धीरज अवस्थी के खिलाफ आवाज उठाने का मतलब क्या होता है। जब विक्रम ने उसे ऐसा करते देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने धीरज को बहुत मारा। ये बात धीरज की पिता तक पहुंची तो उन्होंने विक्रम को फौज से निकलवाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्शन करने वाले अफसर और कुछ और लोगों ने उन्हें समझाया, फौज से निकालने के लिए इंक्वायरी कमेटी बिठानी पड़ेगी। सर, अगर इंक्वायरी हुई और सभी सिपाहियों ने धीरज का नाम ले लिया तो विक्रम के साथ साथ धीरज को भी फौज से बाहर निकाल दिया जाएगा। धीरज की हालत देखकर उसके पिता मुकेश अवस्थी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, तो इसका मतलब मेरे बेटे की ऐसी हालत करने वाले को छोड़ दूं? नहीं, उसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। किसी ने कहा, उसे पहाड़ी वाली बॉर्डर पोस्ट पर भेज दीजिए। किसी ने सुझाव दिया, वहां 3-4 साल रहने के बाद सबको पता चल जाएगा कि विक्रम को किसी केस की सजा के तौर पर वहां रखा गया था। केस याद नहीं रहेगा सर, लेकिन कोई कमांडर विक्रम को अपने यूनिट में नहीं बुलाना चाहेगा। यह सुनकर मुकेश अवस्थी के दिल को शांति मिले। उन्होंने अगले ही दिन विक्रम की पोस्टिंग का ऑर्डर निकलवा दिया। आज भी इस बात को याद करके विक्रम का खून खौल जाता था। अगर उसका धीरज को मारना गलत था तो धीरज का दूसरे सिपाहियों को मारना उससे भी ज्यादा गलत था, लेकिन सजा सिर्फ उसे मिली और अब फिर से वही हो रहा था। उसे 3 दिन देर से आने के लिए ट्रेनिंग से दूर रखा जा रहा था, पर धीरज को 10 दिन बाद आकर भी सब कुछ करने की अनुमति थी। धीरज की रिश्तेदारी किसी को नजर नहीं आती क्या? उसने गुस्से में जोर जोर से प्याज काटते हुए खुद से पूछा, लेकिन इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। विक्रम ने खुद को यही बोलकर समझाया कि यहां वो धीरज की तरफ ध्यान न देकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर अपनी नजर रखेगा। थोड़ी देर बाद धीरज कमांडर के ऑफिस में खड़ा था। लेफ्टिनेंट धीरज अवस्थी, क्या तुम चौहान को जानते हो? कमांडर ने पूछा। धीरज के हाव भाव और तरीका किसी कैडेट के जैसा बिल्कुल नहीं था। हंसते हुए वो कमांडर की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। चौहान से मेरी जान पहचान बहुत पुरानी है सर। अचानक उसकी हंसी गायब हो गई। कमांडर मन ही मन सोचने लगा, लेकिन मैंने तो उसे बॉर्डर की ठंडी चौकी पर भिजवाया था, वो यहां कैसे पहुंच गया? एक मामूली सिपाही कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में कैसे आ सकता है? सिपाही? कमांडर ने हैरानी से कहा। वो सिपाही नहीं, लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान है। क्या? ये सुनकर धीरज झटके से खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पापा से कहकर ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही उसे बॉर्डर की पहाड़ी वाली चौकी पर पोस्ट करवा दिया था। उस चौकी पर तो कोई एक्शन भी नहीं होता, फिर विक्रम को प्रमोशन कैसे मिला, वो भी इतनी जल्दी? ये क्या माजरा है कमांडर?
दरअसल पहाड़ी वाली चौकी पर हुए दुश्मन के हमले की खबर को छुपा कर रखा गया था। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच जाती कि पड़ोसी देश ने हमारी सरहद पार करके एक पूरी चौकी जलाकर खाक कर दी, तो देश में बवाल मच जाता। इसलिए ये खबर सिर्फ कुछ लोगों को मालूम थी। ट्रेनिंग सेंटर का कमांडर और धीरज उन लोगों में शामिल नहीं थे। उम्र और ओहदे में कमांडर धीरज से बहुत बड़ा था। सर की बजाय अपने लिए उसके मुंह से कमांडर सुनना उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन धीरज अवस्थी फौज के एक बहुत बड़े अफसर मुकेश अवस्थी का बेटा था। मुकेश अवस्थी से सीनियर सिर्फ एक आदमी था और वो थे सेना के चीफ। धीरज हमेशा से अपने पिता के रुतबे का फायदा उठाता आया था और इसी वजह से आज वो कमांडो ट्रेनिंग के लिए पहुंचा था। धीरज या उसके पिता से कुछ भी कहकर कमांडर अपने लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहता था, इसलिए चुपचाप धीरज को ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। लेकिन अब विक्रम के बारे में जानकर कमांडर भी सोच में पड़ गया। अगर वो सचमुच इतने कम समय में इतना बड़ा प्रमोशन लेकर आया है तो कोई बात जरूर होगी। क्या विक्रम किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा था या वो यहाँ किसी मिशन पर आया है? नहीं, यहाँ आना कोई मिशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे बताया जाता। कमांडर ने अपने आप को दिलासा दी। अपने सवाल का कोई जवाब ना पाकर धीरज ने जोर से पूछा, आप मेरी बात सुन रहे हैं या अपने आप से बात किए जा रहे हैं? मुझे बताइए विक्रम यहाँ कैसे आया? कमांडर ने कंधे उचकाए। मुझे बस इतना पता है कि कैंप शुरू होने के 3 दिन बाद लेफ्टिनेंट विक्रम चौहान को यहाँ कमांडो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। थोड़ी देर सोचने के बाद धीरज ने पूछा, वो ट्रेनिंग के लिए आया है तो सबसे अलग क्यों खड़ा था? और खाना बनाने की ड्यूटी, ये ड्यूटी आपने दिया ना? एक लंबी सांस लेकर कमांडर ने धीरज को पूरी बात बताने के बाद कहा, उसकी चिट्ठी देखकर मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आया था, इसलिए किचन में ड्यूटी पर लगा दी। मुझे लगा वो ये काम नहीं कर पाएगा और मुझे उसे यहाँ से निकालने का मौका मिल जाएगा। लेकिन पहले दिन से ही चौहान मुस्तैदी से सबके लिए खाना बना रहा है और बहुत अच्छा खाना बनाता है। उसने किसी बात के लिए शिकायत नहीं की, न मुझसे कोई सवाल किया। मैं चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं निकाल पाता। आज पहली बार मैंने उसे इतने तहस में देखा, वरना वो ऐसे रहता है जैसे यहाँ है ही नहीं। धीरज को अब विक्रम पर गुस्सा ही नहीं था, बल्कि उससे ईर्ष्या भी हो रही थी। क्या आप कोई इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से निकाल नहीं सकते? मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया ना, वो चुपचाप सारे काम कर रहा है। उसे निकालने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। रही बात ट्रेनिंग की, तो उसे मेरी क्लास में आने की इजाजत नहीं है। 3 महीने यहाँ रहने के बाद भी वो कुछ नहीं सीख पाएगा। तुम फिक्र मत करो। कमांडर ने धीरज को समझाया। लेकिन उसे देखकर जो मेरा माथा घूम जाता है, उसका क्या करूं? धीरज ने गुस्से में अपनी हथेली पर दूसरे हाथ से मुक्का मारा। अचानक कुछ सोचकर उसका चेहरा चमकने लगा और उसने कमांडर से पूछा, ट्रेनिंग में कैडेट्स को चोट लगना तो आम बात है ना? विक्रम को भी हल्की या गहरी कोई चोट लग सकती है। कभी कभी तो ट्रेनिंग के दौरान हादसा होने से कैडेट की मौत भी हो जाती है। वो खुद ये काम कर चुका था, इसलिए दोबारा किसी को चोट पहुंचाने में उसे जरा भी डर नहीं था। कमांडर ने तेजी से हाथ हिलाकर उसे आवाज नीचे करने के लिए इशारा किया और फुसफुसाकर कहा, तुम जानते भी हो ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले मेरी गर्दन पर फंदा कसेगा। धीरज ने टेढ़ी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। कितना डरते हो आप? मुझे पापा को कहना पड़ेगा कि अब आप में हिम्मत और बहादुरी नहीं रही, इसलिए आगे से आपकी पोस्टिंग छोटी चौकियों पर ही होनी चाहिए। कुछ देर चुप रहने के बाद कमांडर ने मजबूरी में कहा, लेकिन जो भी करना ऐसे करना कि मुझ पर कोई उंगली ना उठे। धीरज हंस पड़ा। सच कहूं तो आपके लिए पापा ने प्रमोशन का इंतजाम किया है। बस मेरी ट्रेनिंग अच्छी तरह करवा दीजिए, फिर पापा आपका जरूर ख्याल रखेंगे। कमांडर का चेहरा खिल उठा। मेरे होते हुए तुम ट्रेनिंग की फिक्र बिल्कुल मत करो। इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ, कमांडर ने रौब से कहा। स्टोर का मैनेजर धीरज को देखकर हिचकिचाया। कमांडर ने गर्दन हिलाकर उसे बोलने की इजाजत दी। सर, लेफ्टिनेंट विक्रम ने गन के लिए बुलेट्स मांगी है, क्या हम उन्हें दे सकते हैं? मैनेजर ने कमांडर से पूछा। धीरज गुस्से में बोल पड़ा, ऐसे कैसे बुलेट दे सकते हैं? टॉफी समझ के रखा है क्या? अगर उसकी गोली से किसी की जान चली गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मैनेजर ने सवालिया नजरों से धीरज की तरफ देखा और सोचा, कौन है ये जो कमांडर की तरफ से ऑर्डर दे रहा है? कैंप में तो कैडेट की तरह खड़ा था और यहाँ कमांडर के सामने बोलने की हिम्मत कर रहा है। कमांडर भी इसके व्यवहार से नाराज नहीं लग रहे हैं।
पता नहीं कौन है। उसकी बात पर ध्यान न देते हुए मैनेजर कमांडर के आदेश का इंतजार करता रहा। अगर कोई और होता तो कमांडर भी साफ इनकार कर देता, क्योंकि विक्रम की ट्रेनिंग से उसे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस वक्त उसे विक्रम के बारे में ही नहीं, धीरज के लिए भी सोचना था। धीरज विक्रम को रास्ते से हटाना चाहता था, और जैसा उसने बाहर मैदान में देखा था, विक्रम का गुस्सा भी धीरज के लिए कम नहीं था। अगर दोनों की लड़ाई हो और ऐसे में गोली चल जाए तो सबका काम आसान हो सकता था। कमांडर को ख्यालों में खोया देखकर मैनेजर ने फिर से अपना सवाल दोहराया। ठीक है, कमांडर ने सांस छोड़कर कहा, लेकिन आज नहीं, मैं बताऊंगा उसे बुलेट्स कब देनी है। मैनेजर दरवाजा बंद करके वापस चला गया। धीरज तुनक कर कमांडर की तरफ मुड़ा। ये क्या किया आपने? जब मैंने मना कर दिया था तो आपने इजाजत क्यों दी? वो कल का सिपाही आज हमारे साथ खड़ा होकर गन चलाएगा, इतनी औकात है उसकी। कमांडर ने उसे समझाया। तुम हर बात को ऊपर ऊपर से समझते हो, उसकी गहराई में नहीं जाते। मैंने जो भी किया उसका फायदा तुम्हें ही होने वाला है। क्या मतलब? धीरज ने आंखों को सिकोड़कर पूछा। मतलब ये कि बंदूक में गोली होगी तो चलेगी, और चलेगी तो किसी को लग भी सकती है। गोली लगने वाला तो मरता ही है, लेकिन जिसने चलाई है वो भी कातिल बन जाता है। मरना उसको भी पड़ता है। कमांडर ने गोल मोल शब्दों में अपनी बात धीरज के आगे रख दी। उसकी बात सुनकर धीरज सोच में पड़ गया। फिर उसके चेहरे पर वही जहरीली मुस्कान लौट आई। कमाल का प्लान है कमांडर। ये कोई जंग का मैदान नहीं है जहां बिना सोचे दुश्मन पर गोलियां बरसाई जा सकती है। हाँ, लेकिन हादसा होना भी अनसुनी बात नहीं है। अगर उसके हाथ से गोली चली तो वो कातिल बनकर मरेगा, और अगर खुद किसी की गोली का शिकार बन गया तो आप उसे हादसा कहकर एक रिपोर्ट में बंद कर देंगे। बिल्कुल, अब जाकर तुम्हें बात समझ आई है। कमांडर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। आखिर क्या प्लान था कमांडर का? क्या धीरज का इरादा कामयाब हो पाएगा? क्या इस ट्रेनिंग कैंप में सभी विक्रम के दुश्मन थे? कैसे बचा पाएगा वो अपने आप को इस षड्यंत्र से? तो दोस्तों, क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। विक्रम स्टोर मैनेजर के पास पहुंचा और उसने मैनेजर से पूछा, आपने बुलेट्स देने की बारे में बात की कमांडर से? मैनेजर ने अफसोस के साथ अपना चेहरा उठाया और विक्रम से कहा, मैंने पूछा था। कमांडर ने बुलेट्स देने के लिए मना किया है और कहा। उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही विक्रम गुस्से में वहां से निकल गया और जाकर किचन में बैठ गया। जब से उसने धीरज को देखा था उसका दिमाग वैसे ही गर्म था, और अब कमांडर का अपनी बात से पलटना। उन्होंने तो पहले दिन कहा था कि विक्रम ट्रेनिंग का सामान इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो गन नहीं चलाएगा तो शूटिंग की प्रैक्टिस कैसे होगी? करिश्मा ने उसे गन के बारे में जुबानी सब कुछ समझाया था, लेकिन निशाना लगाना सीखने के लिए तो गन में बुलेट चाहिए थी। विक्रम सोचने लगा, ये कैसा ट्रेनिंग सेंटर था? जब कुछ सीख ही नहीं सकता तो उसे यहां भेजा ही क्यों गया? सिर्फ खाना बनाने के लिए? कमांडर से कुछ कहने का मतलब है उन्हें फिर से अपने ऊपर चिल्लाने का मौका देना, लेकिन विक्रम सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। अगर यहां किसी को उसकी परवाह नहीं है तो उसे भी सबके लिए फिक्र करने का शौक नहीं था। विक्रम ने हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देखा। जल्दी ही दोपहर के खाने का समय होने वाला था। उसने उठकर अपने लिए जल्दी से थोड़ा खाना बनाया और खाकर जंगल की तरफ चल पड़ा, बिना बाकी लोगों के लिए कुछ बनाए। जिसे खाना होगा खुद बना सकता है, उसने बेपरवाही से सोचा। जंगल में पहुंचकर विक्रम ने सबसे पहले पेड़ों के बीच से तेजी से दौड़ना शुरू किया। जो रास्ता वो पिछले हफ्ते तक 1 घंटे में तय करता था, आज 40 मिनट में तय कर लिया। फिर उसने पेड़ की तने पर तब तक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की जब तक उसकी उंगलियां अकड़ नहीं गई। हाथों पर लगे खून को साफ करने के बाद उसने कुछ वक्त आंखें बंद करके ध्यान में गुजारा। अपने दादा से सीखा ध्यान लगाने का ये तरीका विक्रम की हर कदम पर मदद करता था। जब हाथ का दर्द ठीक हो गया तो उसने तब तक अलग अलग तरह के अभ्यास किए, जब तक दिन का उजाला अंधेरे में नहीं बदल गया। जैसे ही विक्रम वापस कैंप में पहुंचा, एक कैडेट ने आवाज लगाई, अब आए हो तुम? पता है कमांडर कितने नाराज हैं? सबसे पहले उनके पास जाके रिपोर्ट करो। विक्रम जानता था उसके लौटने पर ऐसा ही कुछ होने वाला है। वो कमांडर का सामना करने के लिए तैयार था। कमांडर उसे देखते ही गुस्से से चिल्ला पड़ा, ना तुम्हें अपना फर्ज याद रहता है, ना किसी अनुशासन को मानते हो। तुम्हारी वजह से आज कैंप में किसी को खाना नहीं मिला। क्या तुम चाहते हो सब भूखे मर जाएं? उसकी बात से बिना विचलित हुए विक्रम ने शांति से कहा, फर्ज आप भूले हैं सर, मैं नहीं। पहले ही दिन से आपने सबको मेरे खिलाफ कर दिया।
मैंने कुछ नहीं कहा। फिर आपने मुझे ट्रेनिंग देने से मना किया। मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मुझे अकेले सबका खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मैंने हर दिन उसे पूरी शिद्दत से निभाया। जब मैं यहाँ आया, आपने कहा था मैं आपकी क्लास में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने कभी कोशिश नहीं की। पर आपने ये भी कहा था कि मुझे जो सामान चाहिए मिल जाएगा। फिर भी आज आपने बुलेट्स देने से मना कर दिया। मेरी और आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं है, फिर आप मेरे लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हैं? कमांडर के कुछ कहने से पहले विक्रम को धीरज की तेज आवाज सुनाई पड़ी। तुम अपने आप को समझते क्या हो? विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो धीरज भी कमरे में था, पर दूसरी तरफ होने के कारण उसे नजर नहीं आया था। विक्रम ने ठंडे स्वर में उससे कहा, मुझे तुम्हारी दादागिरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं कमांडर सर से बात कर रहा हूं, तुम बीच में मत पड़ो। धीरज तेजी से आगे आया और उसके सामने खड़े होकर चिल्लाया, ये तरीका होता है कमांडर से बात करने का? जानते हो उनका रैंक क्या है? तुम सिपाही हो। अफसर बन के पैदा हुए 4 दिन भी नहीं हुए और कमांडर से सवाल करते हो। तमतमाते हुए धीरज ने कमांडर को देखा। अगर आप एक बार सिर हिला दें तो मैं अभी इस बदतमीज को इसकी सही जगह दिखा दूं। ये एक फौजी कमांडर का ऑफिस है, कॉलेज की कैंटीन नहीं, जहां तुम दोनों हाथापाई करोगे। कमांडर जोर से दहाड़ा। फिर उसने विक्रम को देखकर पूछा, क्या मतलब है इन सब बातों का? तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर में रहना है या नहीं? विक्रम अब भी शांत था। मैं रहने के लिए ही आया था सर, लेकिन आपको शायद मेरा यहां रहना मंजूर नहीं। आपकी वजह से मेरा यहां रुकना मुश्किल लगने लगा है। विक्रम जानता था उसे कमांडर से बहस नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये भी जानता था कि मिलिट्री कैंप से अगर कोई खुद निकलता है तो वहां के ट्रेनिंग कमांडर को इसका जवाब देना पड़ता है। कैडेट के इस फैसले के लिए कमांडर को जिम्मेदार समझा जाता है और विक्रम को यकीन था कमांडर अपना नाम खराब नहीं होने देगा। फिर भी अगर उसे यहां से जाना पड़ा तो उसे दुख नहीं था। यहां रहकर उसने खुद ही ट्रेनिंग की प्रैक्टिस की थी, वो तो कहीं भी की जा सकती है। विक्रम का अंदाजा सही निकला। कमांडर की आंखों में घबराहट तैरने लगी। ट्रेनिंग कैंप में सख्ती से पेश आना एक बात है, लेकिन किसी को ट्रेनिंग देने से साफ इनकार करना उसकी जाती थी। नफरत की वजह से उसने विक्रम के साथ जो किया वो पूरी तरह से सही नहीं था। और अगर विक्रम सचमुच किसी बड़े अफसर की सिफारिश से आया था तो कमांडर किसी सीनियर की दुश्मनी नहीं चाहता था। लेकिन अगर अब उसने विक्रम को ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए कहा तो उसकी साख कम हो जाएगी। विक्रम कमांडर के चेहरे के भावों से उसकी कश्मकश समझ रहा था। उसने दिल ही दिल में खुद को शाबाशी दी, फिर सादा चेहरा बनाकर कहा, मैं यहाँ अपने सीनियर्स के ऑर्डर पर आया हूँ सर। वापस जाकर मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अगर मुझे प्रैक्टिस के लिए यहाँ सारे उपकरण और गोलियां मिलती रहेंगी तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 3 महीने का अपना कोर्स पूरा करके ही जाऊं। मुझे सबके लिए खाना बनाना भी मंजूर है, बस मेरी प्रैक्टिस में कोई रोड़ा ना अटकाए। उसने आखिरी बात कहने के बाद तिरछी नजरों से धीरज की तरफ देखा। कमांडर की आंखें चमक उठी, पर उसने बिना खुशी जाहिर किए हुए कहा, तुम्हें बुलेट्स देने के लिए मना नहीं किया गया। कैंप का रूल है कि गोलियां सब कैडेट्स को एक साथ दी जाएंगी। 2 दिन खाली गन के साथ ट्रेनिंग होगी, फिर जब बाकी सबको राउंड्स के डिब्बे दिए जाएंगे तो तुम्हें भी मिलेंगे। बिना बात को समझे तुम किचन की ड्यूटी छोड़कर भाग गए। तुम्हारी वजह से किसी को खाना नहीं मिला, गलती तुम्हारी है। विक्रम ने मन ही मन सोचा, क्या मेरे अलावा कोई इस काबिल नहीं कि एक टाइम का खाना भी बना सके? मेरे आने से पहले ये लोग क्या करते थे? लेकिन उसने ऐसा कुछ पूछा नहीं, बल्कि कमांडर की इज्जत रखते हुए सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी गलती मानता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कमांडर ने आदेश दिया, तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूं, आगे से ध्यान रखना। अब जाओ और फटाफट रात के खाने की तैयारी करो। विक्रम के जाने के बाद कमांडर ने राहत की सांस ली। सब कुछ अपने आप आसानी से सुलझ गया था। तभी धीरज की आवाज ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। आपको लगता नहीं ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। पहले धमकी दे रहा था, फिर माफी मांगने लगा। कमांडर ने देखा तो बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए धीरज अपनी ठोड़ी खुजा रहा था। एकदम से वो कमांडर की तरफ मुड़ा। आपको इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करना चाहिए था। पूरे कैंप को भूखा रखने की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। कमांडर समझ गया कि धीरज बदला लेने की कोई तरकीब सोच रहा है। उसने पूछा, क्या करना चाहते हो तुम? धीरज उत्साहित हो गया। लड़के मैं तैयार कर लूंगा। आज की रात गलती का सबक सिखाने के लिए उसकी धुलाई होनी चाहिए। कमांडर ने कहा,
इतना मत मारना कि वो मर जाए। कमांडर के पास उसकी बात ना मानने का विकल्प नहीं था। धीरज ने कहा, अरे नहीं नहीं, इतना भी जालिम नहीं हूं कि उसे जान से मार दूं। धीरज के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। कमांडर जानता था कि धीरज के लिए कोई भी हद पार करना बड़ी बात नहीं थी। अपने पिता की वजह से उसे किसी का डर नहीं था, लेकिन इस वक्त वो कमांडर के कैंप में था। अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसे संभालना सबसे पहले कमांडर की ड्यूटी थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ऐसी नौबत ना आए। धीरज मैदान में पहुंचा जहां कुछ कैडेट्स कसरत कर रहे थे। उनमें से एक के पास जाकर धीरज ने धीरे से पूछा, खाली पेट इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? धीरज को सभी जानते थे, इसलिए सब उससे अदब से पेश आते थे। कैडेट ने जवाब दिया, भूख तो लगी है पर क्या कर सकते हैं, पता नहीं चौहान रात का खाना भी बनाएगा या नहीं। धीरज ने इशारे से 2 और कैडेट्स को अपने पास बुलाया। रात का खाना मिल भी जाए तो दोपहर के लिए विक्रम को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? ऐसे कैसे बिना कुछ कहे गायब हो गया? तुम लोगों के बारे में सोचा तक नहीं। एक कैडेट ने पेट पर हाथ फिराते हुए कहा, हमसे ज्यादा कसरत तो चूहे कर रहे हैं पेट में। अगर पता होता विक्रम दोपहर को खाना नहीं देगा तो मैं सुबह और ज्यादा खा लेता। धीरज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसा कर कहा, यह जरूरी है कि विक्रम को उसकी गलती के लिए सजा दी जाए। बिना कुछ कहे छोड़ दिया तो वो फिर से ऐसा कर सकता है। तुम तीनों कैंप में सबसे समझदार लगते हो, क्या तुम उसे सबक सिखाने में मेरा साथ दोगे? एक कैडेट ने घबराकर इधर उधर देखा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? कमांडर को पता चला तो हमारी आफत आ जाएगी। धीरज ने उसे समझाया, कमांडर भी भूखे हैं, इसलिए वो खुद बहुत गुस्सा है, लेकिन वो ड्यूटी से बंधे हैं। उन्होंने मुझे इजाजत दी है इस काम की। दूसरे को अब भी थोड़ी हिचकिचाहट थी। किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो? खुद विक्रम ने ही शिकायत कर दी तो हम फंस जाएंगे। अगर हमें कैंप से निकाल दिया गया तो क्या करेंगे? धीरज ने उन्हें लालच दिया, अब तुम तीनों मेरे साथ हो, कुछ भी करो, तुम्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। जानते हो ना मेरे पापा के बारे में। उनसे कहकर मैं तुम तीनों की इतनी बढ़िया पोस्टिंग कराऊंगा कि तुम ऐश करोगे। मैं पापा से कहूंगा तुम तीनों को मेरे साथ ही रखें, क्योंकि अब तो हम दोस्त हैं ना। धीरज की बातों में आकर तीनों उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। रात को डाइनिंग हॉल में खाना देखकर सभी उस पर टूट पड़े। विक्रम को अंदाजा था, इसलिए उसने ज्यादा चीजें बनाई थी। कैडेट्स को भूखा रखने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन कभी कभी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है। वैसे भी इनमें से एक भी कैडेट ऐसा नहीं था जिसने उसके साथ कोई हमदर्दी दिखाई हो, बल्कि सभी उस पर ताने कसते थे और मजाक उड़ाते थे। यही सोचकर विक्रम ने दोपहर के लिए किसी को कोई सफाई नहीं दी। खाने के बाद किचन और डाइनिंग हॉल को साफ करके विक्रम खिड़की के रास्ते जंगल में चला गया। जब तक बुलेट नहीं मिलती तब तक अपनी छुरी से तो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर ही सकता हूं। अंधेरे में दूर के एक पेड़ पर निशाना लगाते हुए उसने सोचा। कुछ घंटे बाद कैंप में सन्नाटा छा चुका था। ट्रेनिंग का मैदान सूना पड़ा था। पूरी वादी अंधेरे में डूब गई थी। हवा में पत्तियों की सरसराहट के साथ साथ कैंप में लगे झंडे के फड़फड़ाने की आवाज भी आ रही थी। पूरे दिन की मेहनत और रात के भारी खाने के बाद सभी कैडेट्स बेसुध होकर सोए पड़े थे, सिवाय 3 लोगों के। काले कपड़े पहने 3 लोग साए की तरह खामोश कदमों से किचन की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे पर रुककर उन्होंने अंदर से कोई आहट सुनने की कोशिश की। सब कुछ शांत पाकर वो धीरे से अंदर दाखिल हो गए और विक्रम के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे की खिड़की खुली थी, लेकिन कमरे के अंदर कोई नहीं था। खाली बिस्तर के एक तरफ जमीन पर राशन की खाली बोरियां पड़ी थी और दूसरी तरफ अनाज के बड़े बड़े ड्रम रखे थे। एक कैडेट ने कहा, इस वक्त कहां चला गया? किसी ने उसे हमारे प्लान के बारे में बता तो नहीं दिया? दूसरे की आवाज आई, हम तीनों के अलावा सिर्फ धीरज और कमांडर इस प्लान के बारे में जानते हैं। उन दोनों में से कोई विक्रम को आगाह करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरे ने सलाह दी, कहीं भी गया हो वापस तो यहीं आएगा, हम छुप कर इंतजार करते हैं। रात के करीब 2:30 बजे विक्रम खिड़की से अंदर कूदा। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा, ड्रम के पीछे से निकलकर तीनों लोगों ने चावल की खाली बोरी उस पर डाल दी और बोरी के मुंह पर कस के रस्सी बांधकर उसे कैद कर लिया। फिर तीनों ने बोरी पर हमला बोल दिया और डंडों से विक्रम को बेतहाशा मारने लगे। अंधेरे कमरे में बोरी में बंद विक्रम को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। न उसे कुछ दिखाई दे रहा था, न सुनाई दे रहा था। इतनी जगह भी नहीं थी कि वो अपने सिर को हाथों से ढक पाता।
तभी डंडे का एक तेज प्रहार उसके सिर पर हुआ और विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अचानक हुए इस हमले से विक्रम खुद को बचा पाएगा या धीरज की चाल का शिकार हो जाएगा? क्या होगा इस हमले का अंजाम? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। यहीं पे कहानी रुक जाए तो मन थोड़ा अटक जाता है ना? बस इसी के लिए है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेनिंग कैंप से हजारों मील दूर दिल्ली के एक आलीशान बंगले में करिश्मा आईने के सामने खड़ी थी। सिल्क का नाइट सूट पहने वो अपने लंबे बालों को सुलझा रही थी। खुली खिड़की से आती हल्की हवा में बालों की लटें उड़कर बार बार चेहरे पर आ रही थी। खूबसूरत आंखों की लंबी घनी पलकें उसके गोरे गालों पर टिकी हुई थी। देखने में वो किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं थी। उसके नाजुक शरीर को देखकर यकीन करना मुश्किल था कि वो इतने बड़े बड़े मिशन अकेले पूरा कर सकती है। पिछले मिशन के बाद उसे कुछ दिन की छुट्टी मिली थी और ये समय वो अपने घर पर बिता रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अपने पास रखा लैंप ऑफ करके करिश्मा ने अलसाई आवाज में कहा, मम्मी मैं सो गई हूं, कल बात करेंगे। कुछ देर तक जब कोई आहट नहीं हुई तो उसने फिर से लैंप ऑन कर लिया। शायद उसकी मम्मी वापस चली गई थी। करिश्मा जब से घर आई थी उसकी मम्मी बार बार शादी की बात उठाती थी। करिश्मा को ना शादी में कोई दिलचस्पी थी ना अपने मंगेतर में। जब उसके लिए रिश्ता आया था तब करिश्मा एक मिशन पर थी। घर वालों को फौजी खानदान का फौजी लड़का करिश्मा के लिए उपयुक्त लगा तो उन्होंने हाँ कर दी। वापस लौटकर जब करिश्मा ने इनकार किया तो उसके पिता ने समझाया, तो सिर्फ एक फौजी नहीं है बेटा, स्पेशल ब्यूरो की एजेंट है। तेरा काम किसी आम आदमी को समझ नहीं आएगा। इस लड़के का पूरा खानदान हमेशा से सेना में रहा है। वो तुझे और तेरे मिशन को समझेंगे और कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। मुझे यकीन है उस घर में तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे तो यहां भी कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग भी तो मुझे समझते हो। मैं किसी और घर में जाना ही नहीं चाहती पापा। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, करिश्मा ने जिद करते हुए कहा। उसकी मम्मी की आंखों में आंसू भर आए। इतनी मन्नतों की बात तो पैदा हुई थी। एक लड़की के माँ बाप का सबसे बड़ा सपना होता है अपनी बेटी को दुल्हन बने हुए देखना। क्या तू हमारा ये सपना भी पूरा नहीं करेगी? क्यों मम्मी, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उससे आपको खुशी नहीं हुई? क्या एक लड़की के लिए शादी करना ही सबसे बड़ा मकसद होता है? अपने गुस्से पर काबू पाकर करिश्मा ने पूछा। उसके पापा ने बात को शांत करने की कोशिश की। कैसी बात कर रही है करिश्मा? हमें तुझ पर कितना नाज है तू जानती है। शादी की कोई जल्दी नहीं है। तुम दोनों आपस में मिलो, एक दूसरे को समझो। उसके बाद भी अगर तुझे एतराज हुआ तो मैं उसको मना कर दूंगा। करिश्मा किसी से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानती थी अगर उसने और बहस की तो उसकी मम्मी का रोना धोना शुरू हो जाएगा। हार कर उसने अपने घर वालों की बात मान ली और मन ही मन फैसला किया कि एक दो बार लड़के से मिलने के बाद वो कह देगी कि उसे लड़का पसंद नहीं है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और उसके ख्यालों की श्रृंखला टूट गई। वो जवाब दे पाती इससे पहले ही दरवाजा थोड़ा सा खुला और बिना आहट किए एक लड़की अंदर आ गई। टाइट जीन्स और लेदर का कमर तक का काला जैकेट पहने उस लड़की ने अपने बालों की ऊंची पौने बना रखी थी। इतनी रात को भी उसके खूबसूरत चेहरे पर ताजगी और मुस्तैदी थी। उसको देखते ही करिश्मा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल उठी और उसने बेसब्री से पूछा, क्या पता लगा? जल्दी बता, क्या खबर लाई है? ऊंची हील वाले बूट से ठक ठक करती वो लड़की आकर बिस्तर पर बैठ गई और फिल्मी अंदाज में कहा, ना हेलो, ना हाय, ना पानी, ना चाय, कम से कम सांस तो लेने दो। इतना कहकर वो पीछे को बिस्तर पर लुढ़क गई और चैन की सांस ली। अब आया मजा। तेरा बेड तो बहुत आरामदायक है। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, हम उसके बाद बात करेंगे। लेकिन आंखें बंद करने से पहले ही करिश्मा की आवाज उसके कानों में पड़ी। सोचना भी मत अंजलि, तू यहाँ रिपोर्ट देने आई है, सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दे। अंजलि उठकर बैठ गई और होंठ को दांतों से दबाकर कुछ देर करिश्मा को देखा, फिर बोली, शायद तू भूल गई है कि मैं तेरे नीचे काम करने वाली फौजी नहीं हूँ जिस पर तू ऐसे हुक्म चला रही है। मैं द ग्रेट अंजलि कपाड़िया हूँ, स्पेशल ब्यूरो की खास सीक्रेट एजेंट, नंबर 1 स्पाई। बचपन की दोस्त के लिए मुफ्त में काम करो, फिर इसकी झाड़ भी सुनो, जैसे वो मेरी बॉस है।
अंजलि की बातों का करिश्मा पर कोई असर नहीं हुआ। उसके चुप होते ही करिश्मा ने रोबीली आवाज में कहा, हो गया तेरा, अब काम की बात कर। क्या खबर लाई है? अंजलि ने मुंह बनाया। तुझे पता है, तेरे इसी एटीट्यूड की वजह से सब लोग तुझे बर्फ की बेगम कहते हैं। मुझे भी लगने लगा था कि तू बिल्कुल बर्फ है, बिना फीलिंग्स और बिना अरमानों वाली। लेकिन जब तूने मुझे ये काम सौंपा तो पता चला। क्या पता चला? करिश्मा ने रूखी आवाज में पूछा। एक शरारत भरी मुस्कान अंजलि के होंठों पर तैर गई। यही कि बर्फ की बेगम भी अब पिघलने लगी है। कुछ कुछ होने लगा है जो ये अंजलि अच्छी तरह समझ गई। अपनी सहेली से अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए करिश्मा ने कहा, फिल्मी ड्रामा खत्म हो गया तो बताएगी क्या पता लगाया तूने? अंजलि उठकर करिश्मा के पास आई और बताना शुरू किया। उसे ट्रेनिंग सेंटर में तो भेज दिया गया, लेकिन वहां उसे ट्रेनिंग नहीं मिल रही। कमांडर ने सबके लिए 3 वक्त का खाना बनाने का काम उसे सौंप दिया। कोई उसकी मदद नहीं करता, ना कोई उससे बात करता है। तेरा हीरो बेचारा दिन भर खाना बनाता है और फिर थक कर सो जाता होगा। करिश्मा को हैरानी हुई, ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके साथ? अंजलि ने कंधे उचकाए। कमांडर उसे सिफारिशी भर्ती समझता है, लेकिन कोई नहीं जानता उसकी सिफारिश किसने की है। शायद ऐसे लोगों के लिए अपनी सारी नफरत कमांडर तेरे हीरो पर ही निकाल रहा है और वो चुपचाप ये सब झेल रहा है। करिश्मा ने पूछा। अंजलि ने आंख मारते हुए जवाब दिया, अभी तक चुप था, लेकिन आज उसने बगावत कर दी। दोपहर को गायब हो गया और खाना नहीं बनाया। कैंप में हलचल मच गई। दिन ढले जब वो वापस आया तो कमांडर के साथ काफी देर कमरे में बंद था। क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन लगता है युद्ध विराम हो गया। रात का खाना विक्रम ने ही बनाया। करिश्मा सोच में पड़ गई। अंजलि ने गला साफ करते हुए कहा, एक बात और है। करिश्मा ने जिज्ञासा से उसे देखा। तेरा मंगेतर भी वहां है? अंजलि ने खुलासा किया। करिश्मा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। धीरज वहां क्या कर रहा है? बुरी शक्ल बनाकर अंजलि ने पूछा, पहले तू बता, धीरज तेरी जिंदगी में क्या कर रहा है? और कोई नहीं मिला तुझे मंगेतर बनाने के लिए? करिश्मा ने गुस्से से जवाब दिया, मैंने कौन सा अपनी मर्जी से रिश्ता किया है, और उस धीरज से तो मैं कभी शादी नहीं करने वाली। जब वक्त आएगा तो पापा को कह दूंगी कि धीरज मुझे पसंद नहीं है। अंजलि ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ऐसा ही करना। उस घमंडी और बदतमीज धीरज अवस्थी को तो मैं तेरे साथ नहीं देख सकती। मुद्दे की बात कर। धीरज ने विक्रम से कुछ कहा? कोई पंगा हुआ? करिश्मा की उत्सुकता बढ़ने लगी। अंजलि ने सोचते हुए बताया, धीरज कुछ तो कर रहा है। वो काफी देर तक कमांडर के साथ था। विक्रम पर उसका गुस्सा नजर आ रहा है। वैसे तो धीरज सबको परेशान करता है, लेकिन विक्रम के लिए उसकी नफरत कुछ अलग लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उसे पता चल गया कि विक्रम उसका कंपटीशन है? मतलब? करिश्मा को उसकी बात समझ नहीं आई। अंजलि ने शरारत से जवाब दिया, मतलब ये है कि धीरज को पता चल गया वो विक्रम तेरा असली हीरो है। मतलब विक्रम की एंट्री होते ही तेरी लाइफ से उसका पत्ता साफ। प्रेम का त्रिकोण। करिश्मा ने इनकार में गर्दन हिलाई। ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम के बारे में सिर्फ तुझे पता है। धीरज को तो मालूम ही नहीं है कि मैं विक्रम को जानती हूँ। हमारे मिशन की खबर सिर्फ चुने हुए लोगों को है। धीरज उनमें से नहीं है। अंजलि ने करिश्मा के गाल पर चुटकी भरी। इस बात को मैं प्यार का इजहार समझूं क्या? तू फिर मुद्दे से खिसक रही है, करिश्मा ने याद दिलाया। मजाक छोड़कर अंजलि ने गंभीरता से कहा, वहां पक्का कुछ चल रहा है करिश्मा। ऐसा लगता है सबके सब विक्रम के पीछे पड़े हैं। धीरज वहां विक्रम के लिए नहीं गया, लेकिन उसे विक्रम से कोई खास दुश्मनी जरूर है। कमांडर तो था ही, उसके पीछे अब धीरज भी दुश्मनी निकालने लगा है। मुझे नहीं लगता इस ट्रेनिंग से विक्रम को कोई फायदा होगा। बस कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। करिश्मा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं कुछ करती हूं, लेकिन तू याद रखना, ये बात तेरे और मेरे अलावा किसी तीसरे के कानों तक न जाए। अंजलि ने इशारे से अपने होठों पर ताला लगाया और आंखें झपकाकर हामी भरी। जब करिश्मा ने अंजलि को विक्रम के बारे में पता लगाने के लिए कहा तो उसे बेहद आश्चर्य हुआ था। इससे पहले करिश्मा ने किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अंजलि खुद जाकर विक्रम को देखना चाहती थी, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर में जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने ये काम वहां राशन लेकर जाने वाले गार्ड से करवाया। जासूस के तौर पर उसके ऐसे बहुत से कॉन्टेक्ट्स थे जो हर जगह की खबर उस तक पहुंचाते थे।
आज शाम तक की खबर उसने करिश्मा को पहुंचा दी थी। अंजलि के जाने के बाद करिश्मा ने एक नंबर मिलाया। उधर से एक भारी आवाज आई। आज मेरी याद कैसे आ गई? जरूर कोई ना कोई काम होगा। करिश्मा ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा, क्या मैं सिर्फ आपको काम के लिए फोन करती हूँ भैया? और क्या? उधर से जवाब आया। फिर एक जोरदार हंसी की आवाज के साथ सवाल हुआ। अच्छा बता, क्या बात है? करिश्मा ने धीरे से कहा, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में निशाना लगाने की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। इस ट्रेनिंग के लिए मुझसे बेहतर सिखाने वाला आपको कहां मिलेगा? उसकी बात समझते ही दूसरी तरफ से जवाब आया, इतनी सी बात, इंतजाम हो जाएगा, जाने की तैयारी करो। फोन रखकर उसके कजिन ने सोचा, चाचा जी ने जब धीरज से इसका रिश्ता जोड़ा था तो इतनी नाराज थी और अब उससे मिलने कैंप में जाना चाहती है। ये लड़की भी किसी को समझ नहीं आती। इधर करिश्मा ने खुश होकर अपना सामान लगाना शुरू कर दिया और सोचने लगी, मैं विक्रम पर कोई मुश्किल नहीं आने दूंगी। लेकिन वो और अंजलि नहीं जानते थे कि जिस वक्त वो बात कर रहे थे उसी वक्त ट्रेनिंग सेंटर में विक्रम पर हमला हो रहा था। बोरी में बंद करके उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था। विक्रम ने खुद को बेहोश होने से बचाने के लिए गहरी गहरी सांस लेना शुरू किया। उसने अपने आप को एक बॉल की तरह पूरी तरह से सिकोड़ लिया। तभी उसका हाथ बेल्ट में छुपी छुरी को जा लगा। फौरन छुरी निकालकर उसने पूरे जोर के साथ सामने की तरफ दे मारी। आ! बाहर से घुटी सी दर्द भरी चीख निकली। उन लोगों ने विक्रम को मारना बंद कर दिया और हल्की सी फुसफुसाने की आवाज आने लगी। विक्रम ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। कदमों की आहट से विक्रम को लगा कि दो लोग एक घायल आदमी को उठाकर वहां से चले गए। वो सांस रोककर इंतजार करता रहा। जब काफी देर तक किसी और के होने का एहसास नहीं हुआ तो उसी छुरी से विक्रम ने बोरी को काट दिया और बाहर निकला। जमीन पर खून फैला हुआ था। लगता है मेरी छुरी ने किसी को गहरी चोट पहुंचाई है, उसने सोचा। उसकी खुद की चोटें भी कम नहीं थी। सिर को छूने पर पता चला कि वहां एक गहरा घाव था। खून से उसके बाल चिपक गए थे। कान और गर्दन पर भी बहुत चोटें आई थी। उसकी कमीज खून से लाल हो गई थी। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया तो पैर में भयंकर दर्द हुआ और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसका सिर चकराने लगा और ऐसा लगा जैसे अब वो जरूर बेहोश हो जाएगा। कोशिश करके विक्रम घिसटते हुए एक डब्बे के पास पहुंचा। आज दिन में जब उसने पेड़ पर बॉक्सिंग करके अपने आप को घायल कर लिया था, तब उसने जंगल से कुछ पत्ते और जड़ी बूटियां लेकर चोट पर लगाए थे। कुछ जड़ी बूटियां वो अपने साथ ले आया था। तब उसे नहीं पता था ये आज ही काम आने वाली हैं। पत्तों का रस चोट पर लगाने से खून निकलना बंद हो गया, लेकिन उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। दीवार के सहारे बैठकर विक्रम ने अपने दादा के बताए तरीके से प्राणायाम करना शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद उसका दर्द थोड़ा कम हुआ। विक्रम बिना रुके लगातार वो सभी प्रक्रियाएं करता रहा जो उसने अपने दादा और पिता से सीखी थी। जब खिड़की के बाहर अंधेरा छटने लगा और पक्षियों की आवाज नई सुबह का संदेश लाने लगी, तब विक्रम को भी अपने शरीर में फिर से ताकत महसूस होने लगी। खड़े होकर वो खिड़की तक आया। पैर का दर्द पूरी तरह से गया नहीं था, लेकिन उसे चलने में तकलीफ नहीं हो रही थी। खिड़की के पास लगे छोटे से आईने में उसने अपना चेहरा देखा तो खून के धब्बे सूख चुके थे, लेकिन चोट के निशान नजर आ रहे थे। विक्रम ने डब्बे से कुछ और पत्ते लिए और नहाने चला गया। वो जानता था गर्म पानी में मिलाकर इनका रस लगाने से निशान भी बहुत जल्दी हल्के पड़ जाएंगे। जब विक्रम नहाकर वापस आया तो मैदान से कमांडर की आवाज आ रही थी। वो कैडेट्स को 1 घंटे की दौड़ पर जाने का निर्देश दे रहा था। यही समय था पता लगाने का कि कौन सा कैडेट दौड़ने नहीं गया, क्योंकि विक्रम के लिए ये जानना जरूरी था कि उस पर हमला करने वाला आखिर था कौन। क्या विक्रम अपने हमलावर को पहचान पाएगा? क्या धीरज का पर्दाफाश होगा? करिश्मा आखिर क्या करना चाहती थी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। जब विक्रम इस सोच में डूबा था कि हमला करने वाला धीरज था या कमांडर, उसी वक्त एक कैडेट ने डाइनिंग हॉल का दरवाजा खोलकर ऊंची आवाज में पूछा, चौहान, तुम हो यहाँ? हाँ, मैं किचन में हूँ, विक्रम ने कहा। कैडेट ने अंदर आकर उसे बताया, कमांडर ने कहा है आज कुछ मेहमान दोपहर के खाने पर आएंगे, इसलिए थोड़ा ज्यादा और अच्छा खाना बनाना। विक्रम ने छोटा सा जवाब दिया, ठीक है। कैडेट कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा, फिर पूछा, बना लोगे ना?
कोई तकलीफ तो नहीं है? विक्रम ने इनकार में सिर हिलाया तो कैडेट चुपचाप वहां से चला गया। विक्रम को हैरानी हुई। दोपहर के खाने के लिए सुबह सुबह निर्देश मिलना उसके लिए पहली बार था। कमांडर ने कभी उसे 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं दिया था, फिर आज सुबह क्यों? तभी विक्रम को ख्याल आया कि शायद कमांडर ने कैडेट को यह देखने भेजा था कि विक्रम जिंदा है या मर गया। हमला करने वालों ने बिना देखे जिस तरह उस पर वार किया था, उसकी मौत भी हो सकती थी, और अगर उसने अपना इलाज नहीं किया होता तो इस वक्त वो उठने की हालत में भी नहीं होता। कैडेट परिस्थिति का अंदाजा लेने के लिए आया था। अगर कैंप का कमांडर ही हमले का मास्टरमाइंड था तो इसके बारे में शिकायत करने का कोई फायदा नहीं था। विक्रम इस बारे में सोचना छोड़कर नाश्ता बनाने में लग गया। सब कुछ तैयार करने के बाद उसने खुद नाश्ता किया। जब उसने पहली बार कैंप में खाना बनाया था और किसी ने उसे साथ खाने को नहीं कहा था, तब से विक्रम ने यह नियम बना लिया कि खाना बनाने के बाद सबसे पहले वो खुद खा लेता था। थोड़ी ही देर में सुबह की दौड़ के बाद सभी कैडेट्स डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हो गए। हमेशा की तरह आपस में बातें करते हुए उन्होंने नाश्ता किया। कमांडर भी बिना उसकी तरफ देखे खाना खत्म करके वापस चला गया। अगर ये लोग दिखाना चाहते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो अभी के लिए ऐसा ही सही। इन्हें जवाब देने के लिए मुझे अपने आप को और मजबूत बनाना होगा। ये सोचकर विक्रम पीछे के जंगल में चला गया और कुछ घंटे तक लगातार ट्रेनिंग करता रहा। वापस आने के बाद उसने फटाफट खाना बनाया। कमांडर के कहे अनुसार उसने रोज के खाने के साथ 2 पकवान और बना दिए। सभी कैडेट्स के बैठने के बाद कमांडर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। उसके साथ 2 सैनिक और वर्दी में एक लड़की थी। सांवला रंग और साधारण से नैन नक्श वाली इस लेडी ऑफिसर को विक्रम ने पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी वो बहुत पहचानी सी लगी। उसने रुककर सबकी तरफ नजर घुमाई और फिर उसकी आंखें विक्रम पर आकर ठहर गई। उसके होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान नजर आई। विक्रम को उन आंखों की तरफ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। अगले ही पल वो सभी लोग कमांडर के डाइनिंग रूम में चले गए। जब विक्रम उनके लिए खाना लेकर गया तो लेडी ऑफिसर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वापस किचन में आकर विक्रम सोचता रहा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वो इस लेडी ऑफिसर से पहले कभी मिला है। खाना खत्म होने के बाद उसने किचन की सफाई की, फिर जंगल में जाने के लिए अपने हाथों पर पट्टियां बांधने लगा। तभी एक कैडेट दौड़ता हुआ आया। जल्दी चलो, तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में बुलाया है। विक्रम को आश्चर्य हुआ क्योंकि इससे पहले उसे कभी ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं बुलाया गया था। कैडेट के साथ दौड़ते हुए जब वो वहां पहुंचा तो कमांडर और लेडी ऑफिसर के सामने सभी कैडेट्स लाइन में खड़े थे। विक्रम को देखते ही लेडी ऑफिसर ने उसे अपने सामने बुलाकर पूछा, प्रैक्टिस के वक्त तो मैदान में क्यों नहीं हो? प्रैक्टिस से छुट्टी लेने की इजाजत किसने दी? उसकी आवाज सुनकर विक्रम कुछ बोल नहीं पाया। आवाज थोड़ी भारी थी, पर यह लहजा भी उसे पहचाना सा महसूस हुआ। उसके जवाब का इंतजार किए बिना लेडी ऑफिसर ने सबसे कहा, मेरा नाम मेजर साक्षी है। आज से आप सब शूटिंग की प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे और कोई कैडेट बिना मेरी इजाजत के ट्रेनिंग छोड़कर नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूं कि आप लोगों का निशाना कैसा है। सभी को खाली गन और गोलियां दी गई। विक्रम ने करिश्मा के सिखाए तरीके से गन को लोड किया। कुछ दूरी पर लकड़ी के पुतले रखे गए थे। हर कैडेट को अपने नंबर के पुतले पर निशाना लगाना था। कुछ ही देर में पूरा कैंप गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जब पहला राउंड खत्म हुआ और सभी पुतले चेक किए गए तो किसी का निशाना टारगेट पर नहीं लगा था, लेकिन एक पुतला ऐसा था जिस पर एक भी गोली नहीं लगी थी। साक्षी ने ऊंची आवाज में पूछा, कैडेट नंबर 30 कौन है? विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। कैडेट नंबर 30 रिपोर्टिंग मैम। बाकी कैडेट्स की दबी दबी सी हंसी उसे अपने पीछे सुनाई पड़ी। कमांडर की नजरें भी उसका मजाक उड़ा रही थी। तभी एक और आवाज आई, मैम मैं कुछ कहना चाहता हूं। साक्षी ने आवाज की तरफ देखा तो धीरज हमेशा जैसी कुटिल मुस्कुराहट के साथ विक्रम को घूर रहा था। इजाजत का इंतजार किए बिना उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, इसकी गलती नहीं है मैम, ये बेचारा ज्यादा कुछ जानता नहीं है। सिफारिश पर यहाँ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेने आया है। इसे सिर्फ खाना बनाना आता है, इसलिए किचन की ड्यूटी करता है। इसमें दुश्मन से लड़ने की काबिलियत नहीं है। कभी गन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए ये निशाना नहीं लगा पाया। विक्रम का साथ देने की आड़ में धीरज ने उसे एक कमजोर सैनिक के रूप में पेश कर दिया। सभी जानते थे कि फौज में कमजोर और डरपोक सैनिक को कोई पसंद नहीं करता। धीरज को जवाब दिए बिना साक्षी ने विक्रम से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? विक्रम ने धीरज की बात दोहरा दी, यही सच है मैम, मुझे कभी गन चलाने का मौका नहीं मिला। मैं सिफारिश पर यहाँ आया हूँ और अब तक मैंने सिर्फ खाना बनाने का काम किया है।
सादे चेहरे से साक्षी ने कहा, ठीक है, अगर गन की ट्रेनिंग तुम्हारे किसी काम की नहीं है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। विक्रम को अचानक एक आइडिया आया। मैम, मेरे हिस्से के बुलेट्स मुझे मिल जाएंगी तो मैं जंगल में निशाना लगाने की कोशिश कर सकता हूँ, शायद थोड़ा बहुत सीख पाऊं। साक्षी ने फौरन उसकी बात मान ली। ठीक है, तुम बुलेट्स ले जाओ, जरूरत पड़े तो स्टोर से और ले सकते हो, लेकिन दोबारा यहाँ प्रैक्टिस करने मत आना। विक्रम ने कमांडर की तरफ देखा। मुझे बुलेट्स लेने की इजाजत है सर? कमांडर तो पहले ही विक्रम को ट्रेनिंग से दूर रखना चाहता था। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। विक्रम बुलेट्स लेकर उसी वक्त जंगल के लिए निकल गया। अकेले में उसने कई गोलियां चलाई, लेकिन एक भी सही निशाना नहीं लग पाया। आज तो पहला ही दिन है, अब मैं रोज निशाना लगाने की प्रैक्टिस करूंगा। उसने अपने आप को दिलासा दी और कैंप में वापस लौट आया। रात को खाने के लिए सभी कैडेट्स हॉल में जमा थे। कमांडर, साक्षी और बाकी 2 लोगों के साथ अंदर वाले कमरे में बैठे थे। विक्रम कमरे में खाना पहुंचा के निकल रहा था कि तभी धीरज ने अपनी प्लेट पूरी ताकत से उसके ऊपर फेंक दी। क्रॉकरी की प्लेट टूटकर विक्रम के चेहरे पर कई जगह छुप गई और खून की बूंदें उसके चेहरे पर नजर आने लगी। धीरज उठकर उसके पास आया और धीरे से कहा, सॉरी, जमीन पर पानी गिरा हुआ था इसलिए पैर फिसल गया। विक्रम जानता था ये उसका बहाना है। उसने गुस्से में धीरज के कंधे को धक्का दिया। धीरज ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। हाथ छुड़ाकर धीरज आगे भागा और विक्रम उसके पीछे भागा। कुछ कैडेट्स ने उठकर विक्रम को पकड़ने की कोशिश की तो वो चिल्ला पड़ा, बच्चों की तरह ये छोटे मोटे हथकंडे छोड़ दे धीरज, दुश्मनी निभानी है तो एक फौजी की तरह निभा। चल बाहर ग्राउंड में, देखते हैं किस में ज्यादा दम है। धीरज ने मासूम बनते हुए कहा, कैसे दुश्मनी? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? गलती से तुम पर प्लेट गिर गई, इस बात के लिए मेरी जान लोगे क्या? शोर सुनकर कमांडर और बाकी सभी बाहर आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? कमांडर ने गरजते हुए पूछा। धीरज ने फिर से मासूमियत दिखाते हुए बताया, पता नहीं विक्रम को क्या हो गया सर, जमीन पर पानी फैला हुआ था तो मेरा पैर फिसल गया और मेरी प्लेट विक्रम के ऊपर गिर गई। मैंने तो माफी भी मांगी, लेकिन ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ने लगा और कहने लगा कि मैं इसका दुश्मन हूँ और हमें आपस में लड़ाई करनी चाहिए। कमांडर ने बाकी कैडेट्स की तरफ देखा। तुम सभी लोग यहीं पर थे, धीरज जो कह रहा है ऐसा ही हुआ था क्या? कैडेट्स ने विक्रम को धीरज के पीछे भागते देखा था। वो कमांडर की नफरत भी जानते थे और धीरज की पहुंच भी। सभी ने हाँ में गर्दन हिला दी। गुस्से में विक्रम को देखते हुए कमांडर ने कहा, तुम्हारी वजह से मेरे कैंप में रोज कोई ना कोई तमाशा हो जाता है। ये एक मिलिट्री यूनिट है, कोई सर्कस नहीं। तुम जैसे कैडेट्स जो अपने साथी पर हमला करते हैं यहाँ नहीं रह सकते। कल सुबह अपना सामान लेकर कैंप के पीछे बने स्टोर में शिफ्ट हो जाना। किसी को तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए। 1 मिनट। साक्षी की बुलंद आवाज ने कमांडर को चुप कर दिया। कैंप के कमांडर की हैसियत से मैं कैडेट्स को डिसिप्लिन में रखने के लिए कुछ भी फैसला ले सकता हूं। धीरज और विक्रम की तरफ देखते हुए साक्षी ने कहा, झगड़ा 2 लोगों का हुआ है, ठीक से जांच किए बिना सिर्फ एक को सजा देने का फैसला सही नहीं होगा। उसने कैडेट्स की टेबल की तरफ इशारा किया। वहां की जमीन बिल्कुल सूखी है, कहीं पानी का नामो निशान भी नहीं है। पानी पर पैर फिसलने का सवाल ही नहीं उठता। फिर उसने विक्रम के चेहरे की तरफ उंगली उठाई। ये चोट देख रहे हैं? गलती से हाथ से गिरी हुई प्लेट इतनी गहरी चोट नहीं छोड़ सकती। ऐसा घाव तभी बनता है जब बहुत जोर से प्लेट फेंकी गई हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ कमांडर? विक्रम जानता था ये धीरज की साजिश थी। ज्यादातर कैडेट्स के चेहरे पर उसके लिए थोड़ी सहानुभूति नजर आई, पर विक्रम को सबसे ज्यादा हैरानी हुई जब साक्षी ने उसका पक्ष लिया। साक्षी की बात से कमांडर इनकार नहीं कर पाया, तो उसने बात को दबाने के लिए विक्रम से कहा, तुम जाकर अपने घाव पर दवा लगाओ और बाकी सब अपना खाना खत्म करके बैरक्स में जाओ। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा, उसके बाद ही फैसला होगा। आगे बढ़कर साक्षी ने विक्रम को निर्देश दिया, तुम मेरे साथ आओ। विक्रम को लेकर वो मेडिकल रूम में पहुंची। दवा का डब्बा निकालकर उसने विक्रम को अपने सामने बिठा लिया और उसके घाव साफ करने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल विक्रम के सामने था। एक नई अनजान सीनियर ऑफिसर की आंखों में अपने लिए फिक्र और नमी देखकर विक्रम की हैरानी और उलझन बढ़ गई। क्या मैं आपसे पहले मिला हूं? आखिर उसने पूछ ही लिया। तुम्हें क्या लगता है? मेजर साक्षी की भारी आवाज से बिल्कुल अलग आवाज ने विक्रम को चौंका दिया। अनजाने में उसका हाथ साक्षी के चेहरे की तरफ बढ़ा। साक्षी पीछे को हो गई और मुस्कुराने लगी। इतनी देर लगा दी पहचानने में?
तुमने तो मुझे निराश कर दिया। विक्रम की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आप? लेकिन कैसे? ये आवाज, ये चेहरा, सब कुछ अलग क्यों है? साक्षी के वेश में करिश्मा ने अपने चेहरे को छुआ। सिलिकॉन का मास्क है और आवाज बदलना हमें सिखाया जाता है। मैं नहीं चाहती थी यहाँ मुझे कोई और पहचाने, इसलिए ये सब करना पड़ा। खुशी के मारे विक्रम ने करिश्मा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं बता नहीं सकता आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। मुझे लगा था अब 2 साल बाद ही आपसे मिल पाऊंगा। क्या आप यहाँ भी किसी मिशन पर आई हैं? मुस्कुराते हुए करिश्मा ने अपना हाथ छुड़ाया। भूल गए, मिशन के बारे में किसी को बताते नहीं है। तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। करिश्मा डब्बा वापस रखने के लिए उठी तो विक्रम भी उठ खड़ा हुआ। वो करिश्मा के गले लगना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं करिश्मा नाराज ना हो जाए। अपने अरमानों पर काबू पाकर किसी तरह उसने खुद को रोका। आने वाला समय विक्रम के लिए बहुत आसान हो गया। करिश्मा की मदद से जंगल में उसने गन चलाने की खूब प्रैक्टिस की। बाकी ट्रेनिंग के लिए भी करिश्मा की मदद से वो न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि दिमाग को भी मजबूत करने में कामयाब हो गया। जब 3 महीने खत्म होने का वक्त आया, तब तक विक्रम आंख बंद करके सिर्फ आहट सुनकर निशाना लगाना सीख गया था। जब ट्रेनिंग का सिर्फ 1 हफ्ता बचा था तो एक दिन अचानक कैंप में कर्नल पठानिया आ पहुंचे। कमांडर ने उन्हें सैल्यूट मारा और कहा, सॉरी सर, आपकी विजिट के बारे में ऑफिस से कोई खबर नहीं आई, इसलिए आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। पठानिया ने कैडेट्स की ओर देखा। मैंने सोचा चेक कर लूं, इस बार तुम्हारे कैंप में कोई हीरा है क्या? काफी वक्त से एक अच्छा शूटर ढूंढ रहा हूं। उनके कहने पर कैडेट्स के लिए शूटिंग का मुकाबला किया गया। विक्रम की एकाग्रता और निशाने से जहां पठानिया बहुत खुश हुआ, वही कमांडर और बाकी कैडेट्स हैरान रह गए। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं और जब ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो मेजर साक्षी भी मेरे साथ वापस जाएंगी, पठानिया ने ऐलान किया। कुछ ही देर में वो तीनों गाड़ी में बैठकर ट्रेनिंग कैंप से निकल गए। कौन था पठानिया? कहां लेकर जा रहा था विक्रम को? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। वहां से गाड़ी के चलते ही करिश्मा ने पठानिया से पूछा, आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे, जल्दी कैसे आ गए? पठानिया ने जवाब दिया, तुमसे मिलने की जल्दी थी। विक्रम ने कनखियों से पठानिया की तरफ देखा। लंबा कद, गोरा रंग जो इस वक्त धूप से थोड़ा लाल हो गया था, आकर्षक चेहरा और आंखों पर सुनहरे फ्रेम का धूप का चश्मा। वर्दी से उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व में 4 चांद लग रहे थे। विक्रम को उन्हें देखकर थोड़ी जलन महसूस हुई। करिश्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपकी मदद के लिए थैंक यू, आपकी वजह से काम हो गया। पठानिया ने उसका गाल थपथपाया। अब असली चेहरा दिखा दो। मुझे लग ही नहीं रहा मैं अपनी करिश्मा से बात कर रहा हूं। ये सब सुनकर विक्रम जलकर राख हो गया। आखिर कौन था ये पठानिया और करिश्मा इसके साथ इतने प्यार से क्यों पेश आ रही थी? तभी पठानिया की नजर विक्रम पर गई। उसका गुस्सा देखकर पठानिया को थोड़ी हैरत हुई। करिश्मा ने जब विक्रम की आंखों में गुस्सा देखा तो उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखकर हल्के से दबाया। एकदम से विक्रम शांत हो गया। करिश्मा ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा और फिर अपने बैग से टिश्यू निकालकर चेहरे को अच्छी तरह साफ किया। इतने महीनों बाद करिश्मा का असली चेहरा देखकर विक्रम उस पर से नजरें नहीं हटा पाया। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। विक्रम को अपनी ओर एकटक देखते पाकर करिश्मा का चेहरा लाल हो गया। पठानिया ने गर्दन झुकाकर उसकी तरफ देखा। तुम वही करिश्मा हो ना? शर्माने कब से लगी? उसके बाजू पर हल्के से चपत लगाते हुए करिश्मा ने कहा, बस करो भैया, मुझे परेशान मत करो। भैया शब्द सुनते ही विक्रम का चेहरा खिल गया। करिश्मा हल्के से हंस पड़ी। पठानिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले उसे लगता था कि करिश्मा को अपना मंगेतर धीरज बिल्कुल पसंद नहीं है। जब करिश्मा ने इस कैंप में आने के लिए उससे मदद मांगी तो उसे लगा दोनों के बीच दूरियां कम हो गई है। लेकिन इस वक्त जो कार में हो रहा था, ऐसा तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसकी कड़क फौजी बहन के दिल में किसी लड़के ने जगह बना ली थी। पठानिया को इस बात से बहुत खुशी हो रही थी। करिश्मा के कहने पर जब उसने विक्रम के लिए ट्रेनिंग कैंप में आने का इंतजाम किया था तो पहले उसने विक्रम के बारे में पता लगाया था। सीधा साधा गांव का लड़का धीरज की वजह से सजा भुगत रहा था। अनजाने में उसने करिश्मा के मिशन में मदद की थी और खतरनाक आतंकवादियों को सिर्फ छुरी से मार गिराया था। मेडल और प्रमोशन उसका हक था।
ट्रेनिंग का इंतजाम पठानिया ने इसलिए किया था क्योंकि करिश्मा को यकीन था उसे तराशा गया तो विक्रम बहुत अच्छा एजेंट बन सकता है, और इसलिए आज वो विक्रम को स्पेशल ब्यूरो की खास ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहा था। पहाड़ी रास्तों से होती हुई गाड़ी एक सुरंग में घुस गई। जब वो बाहर निकले तो चारों तरफ इतना घना जंगल था कि 100 मीटर से आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। करिश्मा ने विक्रम को बताया, ये एक खुफिया कैंप है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, यहाँ तुम्हें एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी। गाड़ी रुकते ही पठानिया उतर गया और करिश्मा से कहा, तुम इसी कार को लेकर वापस चली जाना, विक्रम की फिक्र मत करो। जब दोनों अकेले रह गए तो विक्रम ने पूछा, आप साथ नहीं जाएंगी? करिश्मा ने इनकार में सर हिलाया। मुझे वापस जाना होगा, लेकिन यहाँ तुम्हारे साथ कमांडर या धीरज जैसे लोग नहीं होंगे। पूरा ध्यान लगाकर ट्रेनिंग लेना, याद रखना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। विक्रम ने दिल पर हाथ रखकर कहा। करिश्मा के गालों पर लाली बिखर गई और उसकी आवाज एकदम नरम पड़ गई। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। बस इतना याद रखना कि ये ट्रेनिंग पूरी होने के बाद तुम इस काबिल बन जाओगे कि मिशन में मेरा साथ दे सको। आपका साथ देने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। विक्रम की आंखों में सच्चाई थी। करिश्मा ने गर्दन हिलाई और कैंप के बारे में उसे थोड़ी और जानकारी दी। जैसे ही विक्रम कार से उतरने लगा, उसने कहा, और सुनो, ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर लड़कियां भी हैं। अगर तुमने किसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा है, मैं आपका इंतजार करूंगा। करिश्मा भीगी आंखों से उसे गेट की तरफ जाता देखती रही, फिर गाड़ी घुमाकर वहां से निकल गई। चारों तरफ घना जंगल था, फिर भी विक्रम को ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी की नजर है। थोड़ी आगे बढ़कर वो रुक गया और इधर उधर देखने लगा। गेट पर सिर्फ एक गार्ड खड़ा था। 2 कदम आगे बढ़ाने के बाद विक्रम ने दाईं ओर पेड़ों के झुरमुट की तरफ देखा। पत्तियों की आवाज वहीं से आई थी। वो गार्ड के पास गया और धीरे से बताया, मेरे दाईं तरफ के पेड़ों से कोई हम पर नजर रख रहा है। अगर साथी है तो ठीक है, वरना वो दुश्मन है तो। गार्ड ने गर्दन हिलाई और उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। विक्रम समझ गया कि वहां कोई कैंप का आदमी ही था। उसके जाने के बाद गार्ड ने सीटी बजाई। पेड़ से एक आदमी ने झांक कर देखा। उसे पता चल गया, गार्ड ने कहा। आदमी मुंह बनाकर नीचे कूद गया। या तो वो बहुत तेज है या मुझ में कमी है, मैं ना समझूं। ऐसा नहीं था कि ट्रेनिंग कैंप के 6 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। फिर भी विक्रम को वहां बीते एक भी दिन का दुख नहीं था। हर दिन उसने कुछ नया सीखा था और हर दिन खुद को पहले दिन से बेहतर बनाया था। आज कैंप में आने के 6 महीने बाद वो अपने साथियों के साथ कैंप कमांडर और पठानिया के सामने खड़ा था। सबके चेहरों पर मुस्तैदी और दृढ़ता थी। तन करके खड़े सभी सैनिक एक से बढ़कर एक थे। आज उनका आखिरी टेस्ट था। बिना किसी हथियार के उन्हें बाहर से बुलाई गई एक टीम के साथ मुकाबला करना था। जीतने के लिए उन्हें 2 मिनट तक इस मुकाबले में खड़ा रहना था। जब टीम को बुलाया गया तो उन्हें पता चला कि ये स्पेशल ब्यूरो की बेहतरीन टीम थी। कैंप कमांडर ने ऊंची आवाज में कहा, अब एक एक करके आपको आगे आना है और मुकाबला करने के लिए इस टीम के एक मेंबर को चुनना है। 3 लोगों के बाद जब विक्रम का नंबर आया तो उसने बिना टीम की तरफ देखे कैंप कमांडर से कहा, आप जिसके साथ चाहे मेरा मुकाबला करवा सकते हैं। स्पेशल ब्यूरो की टीम को उसका ये अहंकार अच्छा नहीं लगा, लेकिन कमांडर और पठानिया उसके आत्मविश्वास का कारण जानते थे। विक्रम के साथ मुकाबला करने के लिए शांतनु को भेजा गया। शांतनु ब्यूरो की नंबर 1 टीम का नंबर 1 एजेंट था। कैंप कमांडर के चुनाव पर टीम को आश्चर्य हुआ, क्योंकि शांतनु के सामने किसी का भी टिक पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन 2 मिनट के बाद जब कमांडर ने मुकाबला बंद करने की सीटी बजाई तो टीम ही नहीं, शांतनु भी विक्रम का कायल हो चुका था। अपने कटे हुए होंठ पर से खून पोंछते हुए शांतनु ने कमांडर से कहा, मुझे ये लड़का अपनी टीम में चाहिए। पठानिया ने हंसते हुए जवाब दिया, देखेंगे, अभी तो इसे मेरे साथ जाना होगा। जब दोनों बाकी सबसे दूर आ गए तो पठानिया ने संजीदगी से पूछा, इतने महीनों तक तुम सबको हर तरह के हथियार और बॉम्ब्स की ट्रेनिंग दी गई, लेकिन आज आखिरी मुकाबला बिना किसी हथियार के था, जानते हो क्यों? नहीं सर, विक्रम ने सरलता से कहा। पठानिया ने समझाया, स्पेशल ब्यूरो में अपनी टीम के अलावा कोई नहीं जानता कि कौन सा सैनिक किस हथियार या पराक्रम का एक्सपर्ट है।
इतनी बड़ी ट्रेनिंग यूनिट में सभी टेस्ट अकेले लिए जाते हैं, सिवाय इस आखिरी राउंड के। बाकी सभी टेस्ट में भी तुम सबसे आगे हो, और इस राउंड के बाद मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम स्पेशल ब्यूरो के मेंबर बन गए हो। विक्रम ने पठानिया को एक जबरदस्त सैल्यूट किया। पठानिया ने उसका कंधा थपथपा कर कहा, मुझे अपनी छोटी बहन की पसंद पर गर्व है। ऐसे क्या तुम जानते हो कि करिश्मा किस यूनिट के लिए काम करती है? नहीं सर। विक्रम ने फिर से वही जवाब दिया। पठानिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, जानना चाहोगे? नहीं सर। पठानिया ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल सही फैसला। जो चीज तुम्हें बताई ना जाए उसके बारे में जानने की कोशिश मत करना। विक्रम, हर तरह की ट्रेनिंग में तुम खरे साबित हुए। अलग अलग तरह के वाहन चलाना तुमने सीख लिया, बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग भी मिल गई। बस एक चीज है जिस पर तुम्हें काम करना है। एक एजेंट को कम से कम 3-4 भाषा आनी चाहिए। कैंप में जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं उनसे जितना सीख सकते हो सीखने की कोशिश करना। अभी तुम्हारे पास कुछ दिन है, जल्दी ही तुम्हें बताया जाएगा कि आगे क्या करना है। जब अपने कमरे से पठानिया ने करिश्मा को फोन किया तो दुखी आवाज में कहा, तुम्हारा लड़का तो फेल हो गया करिश्मा। आज आखिरी मुकाबले में वो शांतनु के आगे टिक नहीं पाया। लड़ाई में उसकी टांग टूट गई। ब्यूरो में तो क्या, अब उसका फौज में रहना भी मुश्किल है। दूसरी तरफ करिश्मा हंसने लगी। झूठ इतना बोला करो भैया जिसमें तुम्हारी जुबान न लड़खड़ाए। क्या मतलब? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? पठानिया ने चौंकने का नाटक किया। बिल्कुल ना, आपकी आवाज में उतना दर्द था जितना होना चाहिए, और आपने 3 जगह पहुंच लिया। करिश्मा ने साफ बता दिया। पठानिया हंस पड़ा। तुम बहुत पक्के एजेंट हो, सही पकड़ा तुमने। विक्रम अब ब्यूरो का हिस्सा बन गया है। अच्छा ये बताओ, उसे यहाँ तक लाने के लिए मुझे क्या मिलेगा? आपको शाबाशी मिलेगी ब्यूरो से। आखिर आपने एक हीरे को तलाश कर ब्यूरो तक पहुंचाया है। हाँ, आप चाहें तो उसे ढूंढने के लिए मुझे इनाम दे सकते हैं। करिश्मा ने चुटकी ली। पठानिया ने लंबी सांस लेकर कहा, बहुत लालची हो तुम। करीब 1 हफ्ते पहले विक्रम को कैंप कमांडर के ऑफिस से बुलावा आया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से शांतनु की आवाज आ रही थी। लेकिन ये बहुत बड़ा मिशन है कमांडर, इसके लिए नए लड़के को कैसे ले जा सकते हैं? ट्रेनिंग अलग बात है, लेकिन उसे ग्राउंड की प्रैक्टिस नहीं है। खून खराबा देखकर अगर उसके हाथ कांपने लगे तो हम क्या करेंगे? कमांडर ने उसे समझाने की कोशिश की। इस वक्त हमारे पास उससे अच्छा निशाना वाला एजेंट नहीं है। तुम्हारी टीम के पिछले एजेंट के घायल होने के बाद किसी न किसी को तो टीम में शामिल करना ही है। शांतनु ने जोर देकर कहा, टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन टीम में सिर्फ एक निशानेबाज होता है। उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है आपको पता है? क्या एक नया लड़का वो जिम्मेदारी उठा पाएगा? तभी कमांडर को विक्रम की मौजूदगी का एहसास हुआ और उन्होंने विक्रम को अंदर आने का इशारा किया। अंदर जाकर विक्रम ने कमांडर को सैल्यूट किया। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम टीम में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो? कमांडर ने पूछा। तैयार हूं सर, विक्रम ने कड़क जवाब दिया। पर शांतनु को अब भी ये फैसला ठीक नहीं लग रहा था। अब से पहले तुमने कभी असली दुश्मन को देखा है? बॉर्डर पोस्ट से ट्रेनिंग कैंप में आ गए थे, जानते भी हो जंगल में दुश्मन का सामना करना क्या होता है। घने पेड़ों के बीच में छुपे दुश्मन को ढूंढकर गोली चलाने के लिए तेज आंखें, शांत दिमाग और सही निशाना चाहिए होता है। और किसी की जान लेने के लिए मजबूत दिल है तुम्हारे पास। विक्रम उन्हें नहीं बता सकता था कि करिश्मा के साथ जंगल में वो आतंकवादियों का सामना कर चुका है। कमांडर ने टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से कहा, ये मेरा आखिरी फैसला है शांतनु। अब विक्रम तुम्हारी टीम में आ रहा है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, विक्रम मेरे कैंप का सबसे अच्छा निशानेबाज है और विक्रम से मैं उम्मीद करूंगा कि अपने इस हुनर को वो असली दुश्मन के सामने भी कायम रखेगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा सर, विक्रम ने पूरे जोश के साथ कहा। कैंप कमांडर की बात सुनकर शांतनु को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने विक्रम की तरफ देखा। बुरा मत मानना, तुम्हारी काबिलियत पर मुझे शक नहीं है, पर तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मुझे अपने टीम मेंबर्स की फिक्र हो रही थी। टीम के हर मेंबर के ऊपर बाकी लोगों की जिंदगी निर्भर होती है। विक्रम ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। मैं समझ सकता हूं, एक बार टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो अनुभव भी हो जाएगा। शांतनु उसे लेकर कैंप के उस हिस्से में गया जहां उसकी टीम अभ्यास कर रही थी। साथियों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, उसने ऊंची आवाज में कहा। राघव नाम के एक पहलवान जैसे सैनिक ने खुश होकर पूछा, मिशन पर जाना है? शांतनु ने सबकी तरफ देखा। मिशन की तैयारी करो और इस बार मिशन में हमारा निशानेबाज होगा एजेंट विक्रम चौहान। राघव ने विक्रम को देखकर आंख मारी।
ये तो वही है जिसने हमारे बॉस के साथ मुकाबला किया था, शांतनु ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन अब हम दोनों एक ही टीम में होंगे। गौरव नाम के दूसरे एजेंट ने गंभीरता से पूछा। विक्रम, अगर तुम्हारा निशाना उतना ही दुरुस्त है जितनी तुम्हारी फाइट तो ठीक है, वरना हमारी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। शांतनु ने गौर से विक्रम को देखते हुए कहा, यह तो वक्त ही बताएगा। इस बार हमारा सामना बहुत खतरनाक दुश्मन से है। क्या था विक्रम का पहला मिशन? कौन था यह खतरनाक दुश्मन? क्या विक्रम उससे अपनी टीम को बचा पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। यहीं पे कहानी रुक जाए तो मन थोड़ा अटक जाता है ना? बस इसी के लिए है हमारा पॉकेट प्रीमियम, ताकि आप सुनो बिना रुकावट के, जहां ये अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट आप अभी शुरू कर सकते हैं एकदम फ्री 3 दिन के ट्रायल के साथ। ट्रायल के बाद पॉकेट प्रीमियम के साथ आपको मिलेगी हर कहानी में रोज 60 मिनट का एक्स्ट्रा बोनस और पूरा एड फ्री एक्सपीरियंस सिर्फ 129 रुपए महीने में। मतलब रोज के बस 4 रुपए में अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। तो देर किस बात की, कहानियों का असली मजा शुरू कीजिए अभी पॉकेट प्रीमियम के फ्री ट्रायल के साथ। टीम के सभी लोग मिशन के बारे में जानने को उत्सुक थे। कमरे में अचानक से एक नए जोश और स्फूर्ति का माहौल बन गया था। राघव ने पूछा, जाना कब है? शांतनु ने जवाब दिया, हमारे पास 2 दिन है तैयारी करने के लिए। अपनी फिटनेस पर काम करो, अपने हथियार चेक करो, खुद को पत्थर बना लो। यस बॉस, विक्रम के अलावा सभी ने एक साथ कड़क आवाज में कहा। शांतनु ने भौहें उठाकर विक्रम की ओर देखा। यस बॉस, उसकी आवाज सबसे ऊंची थी। शांतनु ने सांस लेकर कहा, तुम सबको तो पता है, लेकिन विक्रम नया है, इसलिए बताता हूं मिशन पर कहां जाना है और किसका सामना करना है, ये जाने से 2 घंटे पहले ही बताया जाएगा। सुरक्षा और सीक्रेट जानकारी के लिए ऐसा करने का रूल है। अगले 2 दिन तुम लोग सिर्फ खुद पर ध्यान दोगे। मेरी टीम नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहनी चाहिए। खाना पीना और प्रैक्टिस, इसके अलावा किसी चीज पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। मत भूलो कि तुम स्पेशल ब्यूरो के मेंबर हो। इस बार सबके साथ विक्रम ने भी एक स्वर में जोश के साथ कहा, यस बॉस। अगले 2 दिन सुबह सूरज निकलने से पहले पूरी टीम अपनी प्रैक्टिस शुरू करती रही और दिन भर तरह तरह के अभ्यास करके अपने हर कौशल को और भी चमका लिया। अपने हथियारों को उन्होंने खोलकर हर तरह से चेक किया, जिससे मिशन के दौरान किसी तरह की खराबी ना हो। दूसरे दिन की पूरी शाम उन्हें सोकर गुजारनी थी, क्योंकि रात में सोने का मौका नहीं मिलने वाला था। जाने से पहले आखिरी रात को विक्रम अपने कमरे में अकेला था। उसने बैग से अपने माता पिता की तस्वीर निकाली। ये तस्वीर तब ली गई थी जब विक्रम का फौज में सिलेक्शन हो गया था। अपने छोटे से घर के सामने वो दोनों साथ खड़े थे। पीछे ऊंचे पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ धूप में सोने की तरह चमक रही थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चमक उसके माता पिता के चेहरे पर थी। फोटो में भी वो अपने पिता की आंखों में नमी देख पा रहा था। अपने बेटे को अपना सालों का सपना पूरा करते हुए देखकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। विक्रम ने प्यार से तस्वीर पर हाथ फेरा। माँ बाबा, मुझे आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। कल मैं अपने पहले मिशन पर जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता हमें कहाँ जाना है, पर जो भी होगा उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। अब दोनों का आशीर्वाद मुझे जरूर कामयाब बनाएगा। लेकिन बाबा, अगर किसी वजह से मैं वापस नहीं आया तो आप रोना मत, और नहीं माँ को रोने देना। अपने शहीद बेटे को याद करके हमेशा ऐसे ही मुस्कुराना। उसे मौत का डर नहीं था। सिर पर कफन बांधकर जंग पर जाने वाले सैनिक को हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए वो चाहता था कि एक बार जाने से पहले अपने माता पिता से बात कर पाता तो अच्छा होता, पर इस सीक्रेट कैंप से कहीं फोन नहीं किया जा सकता था। तस्वीर को संभाल कर वापस रखने के बाद विक्रम ने करिश्मा के बारे में सोचा। अब तक वो जान गई होगी कि विक्रम को स्पेशल टीम का हिस्सा बनाया गया है। काश वो एक बार करिश्मा को देख पाता। इन्हीं ख्यालों में डूबा विक्रम खिड़की के पास खड़ा था। तभी तेजी से कमरे का दरवाजा खुला और राघव दबे पांव अंदर आया। अंदर आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी बेल्ट से छुरी निकालकर विक्रम पर तान दी। विक्रम चौंक कर उसकी तरफ आया। ये तुम क्या कर रहे हो? राघव आगे बढ़ा और उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर धीरे से कहा, टेबल की दराज से पेपर और पेन निकालो। राघव, ये सब?
विक्रम ने बोलने की कोशिश की, लेकिन राघव ने मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। रूखी आवाज में उसने विक्रम से कहा, चुप मतलब चुप, जो कह रहा हूं वो करो, वरना। उसने छुरी विक्रम के गर्दन के पास रख दी। विक्रम को डर नहीं था, पर अपनी टीम के एक मेंबर का ये रूप उसे समझ नहीं आ रहा था। धीरज की तरह राघव की उससे तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर वो चाहता क्या था? सोच क्या रहे हो, निकालो पेन और पेपर। राघव गुर्राया। तिरछी नजरों से छुरी को देखते हुए विक्रम ने उठकर पेपर निकाला और हाथ में पेन ले लिया। राघव ने उसके माथे पर छुरी रख दी। अब एक सुसाइड नोट लिखो। क्या? विक्रम को विश्वास नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। गौरव ने दांत पीसते हुए कहा, लिखो कि तुम अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हो और तुम्हारी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। साथ में ये भी लिखना कि तुम। उसकी बात काटकर विक्रम ने गुस्से से पूछा, ये क्या बकवास है? मैं क्यों लिखूं ऐसा? क्योंकि तुम लायक नहीं हो हमारी टीम के। तुम जैसे नौसिखिए को टीम में शामिल करना शांतनु की गलती है। मैं उसे ये गलती नहीं करने दूंगा। तुम्हें रास्ते से हटाने का यही तरीका है। राघव ने नफरत से उसे देखा। विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गई। अब तक राघव ही सबसे ज्यादा हंसी मजाक करता था। उसी ने विक्रम का सबसे ज्यादा गर्मजोशी से टीम में स्वागत किया था। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर विक्रम सख्ते में आ गया। लिखो। राघव ने छुरी की नोक उसके माथे पर चुभाते हुए कहा। विक्रम ने लिखना शुरू किया। एक लाइन लिखने के बाद अचानक उसने अपनी टांग पीछे को मोड़कर राघव को धक्का दिया। उसे संभलने का मौका दिए बिना विक्रम पलटकर उस पर कूद पड़ा। राघव के नीचे गिरते ही छुरी राघव के हाथ से छूटकर दरवाजे की तरफ जा गिरी। इतने में दरवाजा खुला और शांतनु ने अंदर कदम रखा। उसने पहले अपने पैरों के सामने पड़ी छुरी को देखा, फिर गुत्थम गुत्था हुए राघव और विक्रम को देखते ही उसे सारा मामला समझ आ गया। गुस्से में दांत पीसते हुए उसने राघव से कहा, तुमने फिर कोई शरारत की? विक्रम की गिरफ्त में अचानक राघव हंस पड़ा। विक्रम ने असमंजस में उसे देखा। शांतनु ने आगे आकर उन दोनों को अलग किया। खड़े होकर विक्रम ने अपने कपड़े झाड़े और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? राघव ने आंख मारते हुए कहा, थोड़ा सा तड़का लगा रहा था। ऐसा करने से मिशन के लिए जोश और बढ़ जाता है। शांतनु ने विक्रम को बताया, राघव की आदत है मजाक करने की, वो भी इस तरह कि सामने वाले को लगता है सब कुछ सच है। तुम्हें क्या बोला? राघव ने पूरे किस्से को सुनाया। शांतनु ने गुस्से भरे नजर राघव पर डालने के बाद विक्रम से कहा, राघव का तरीका भले ही मजाक था, लेकिन उसकी बात सच है। हम जब भी किसी मिशन पर जाते हैं तो अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़कर जाते हैं। अगर मिशन के दौरान हमारी जान चली गई तो उसका कारण किसी को बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सीक्रेट मिशन है। उस वक्त हमारी मौत को आत्महत्या बताया जाता है। विक्रम ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन और कोई सवाल पूछे बिना उसने सुसाइड नोट लिख दिया। करीब 1 घंटे बाद स्पेशल ब्यूरो की यूनिफॉर्म पहने सभी लोग कैंप कमांडर के ऑफिस में थे। कैंप कमांडर ने संजीदगी से उन्हें बताया, कुछ वक्त पहले हमारी एक बॉर्डर पोस्ट पर दुश्मन देश ने अचानक हमला किया और पूरी चौकी को जला डाला। उस हमले में हमारे 9 सैनिक शहीद हो गए थे। हमारा ये मिशन उस हमले का जवाब है, ऑपरेशन अक्षय। अक्षय यानी जिसका विनाश न हो सके। हमें दुश्मन देश के पास ये संदेश पहुंचाना है कि वो न हमारे हौसले का विनाश कर सकते हैं, न हमारी एकता का। विक्रम समझ गया कि उसी चौकी की बात हो रही है जहां उसकी पहली पोस्टिंग थी। अपने पहले मिशन में पहले पोस्टिंग के साथी सैनिकों की निर्मम हत्या का बदला लेने का मौका मिलने की बात सोचकर विक्रम को जोश के साथ साथ सुकून भी महसूस हुआ। कमांडर ने आगे बताया, इस हमले के बारे में किसी को पता नहीं चलने दिया गया। मीडिया को इसकी भनक भी नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट ने उनसे सवाल किया तो उनके प्रधानमंत्री ने किसी हमले से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हम उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अब यह फैसला लिया गया है कि इस गुपचुप हमले का जवाब हमें भी गुपचुप तरीके से देना होगा। इसलिए तुम लोग बहुत ही खामोशी से उन पर नजर रखोगे और मौका मिलते ही पूरी चौकी को उड़ा दोगे। कैंप कमांडर ने प्रोजेक्ट पर एक नक्शा लगाया। यह है वो जगह जहां तुम्हें हमला बोलना है। हमारे बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर यह दुश्मन देश की एक बॉर्डर पोस्ट है। इसके बाद कमांडर ने उन्हें नक्शे पर वो सारे रास्ते दिखाए जहां दुश्मन का सख्त पहरा था और कुछ ऐसी जगह भी दिखाई जहां से निकलने का रास्ता बनाया जा सकता था। सब कुछ समझाने के बाद कमांडर ने शांतनु के कंधे पर हाथ रखा। बेस्ट ऑफ लक बॉयज, जीत कर आना। शांतनु ने तनकर सैल्यूट मारा और कहा, जीत हमारी होगी सर। हमारे 9 सैनिकों का बदला हम जरूर लेंगे। उन्हें बता देंगे कि जो आग उन्होंने लगाई है उसमें वो खुद जल जाएंगे।
राघव की आवाज में दृढ़ता थी। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है सर। हम 1 जान का बदला 10 जान से लेंगे। स्पेशल ब्यूरो के तरुण के बनाए कुछ खास गैजेट्स उन्हें दिए गए जो मिशन में उनके काम आ सकते थे। कुछ ही देर में 5 लोग हेलीकॉप्टर में सवार होकर कैंप से निकल गए। करीब 1 घंटे बाद पायलट ने उनसे कहा, आप सबको यहीं तक छोड़ सकता हूं, इससे आगे गए तो हम दुश्मन के राडार पर आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर से एक मोटी रस्सी जमीन तक फेंकी गई। एक एक करके वो 5 और रस्सी से उतर गए। हेलीकॉप्टर के जाने के बाद चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा रह गया। सबसे पहले उन्होंने अपनी चुस्त यूनिफॉर्म के ऊपर घिल्ली सूट पहना। जंगल के रंगों से बना ये सूट कपड़े की ढीली पट्टियों से ढका होता है जो हवा में पत्तों की तरह उड़ती है। ये जंगल के वातावरण में घुल जाता है और पहनने वाले को देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। घिल्ली सूट पहनकर कंधे पर जरूरत के सामान का बैग टांगे, हाथ में गन लिए टीम बिना किसी आवाज के रात के अंधेरे में आगे बढ़ती रही। जब उनकी कलाई पर बंधी घड़ी पर एक हल्की सी बीप सुनाई पड़ी तो उन्हें पता चल गया कि वो अपनी मंजिल तक आ गए हैं। रात को दिखाई देने वाले चश्मे पहनकर उन्होंने दूरबीन से बॉर्डर के पार देखा। सेना की चौकी साफ नजर आ रही थी। इस वक्त वहां सन्नाटा था, पर गश्त लगाते हुए 2 सैनिक दिख रहे थे। उनकी जानकारी के अनुसार यहाँ 15 सैनिक तैनात थे। शांतनु ने घड़ी का एक बटन दबाया और कान पर लगे स्पीकर को ऑन करके कहा, अक्षय रिपोर्टिंग, हम शादी में पहुंच गए हैं, बारात सामने है, ओवर। उधर से जवाब आया, गुड, बारात पर नजर रखो, दूल्हे को दूर से देखो, ओवर। शांतनु ने स्पीकर बंद करके टीम से कहा, पहले चरण में हम सिर्फ इन पर नजर रखेंगे। दिन रात एक एक आदमी का रूटीन पहचानना होगा। हमारी 5 मेंबर्स की टीम में सब अर्जुन है, किसी का ध्यान मछली की आंख से हटना नहीं चाहिए, समझे? चारों ने धीरे पर साफ शब्दों में कहा, यस बॉस। एक दूसरे से दूरी बनाकर सबने अपनी पोजीशन ले ली। दूरबीन वाला चश्मा आंखों पर लगाए वो जंगल में छुपकर बैठ गए। जब अंधेरे की चादर सिमटने लगी और दिन का उजाला फैलने लगा तो विक्रम ने देखा कि उनके 3 तरफ घना जंगल था और सामने की तरफ ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखला। ये जगह उसकी चौकी से बहुत दूर थी। ये जंगल भी उतना गहरा नहीं था, लेकिन बहुत दूर तक फैला था। उनकी यूनिफॉर्म की वजह से वो जंगल में घुल मिल गए थे। दुश्मन अगर दूरबीन से भी देखता तो उन्हें तब तक नहीं पकड़ सकता था जब तक उनकी तरफ से कोई हरकत ना हो, और उसके होने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। टीम के सभी लोग बुद्ध की तरह बिना हिले घंटों तक रह सकते थे। यहाँ तक कि उन पर चींटियां और दूसरे कीड़े चढ़ने लग गए, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अगले 5 दिन तक सिर्फ कुछ घंटे सोकर बाकी सारा वक्त उन्होंने बिना हिले डुले चौकी के सैनिकों की एक एक हरकत अच्छी तरह समझ ली। उनकी दिनचर्या रोज एक जैसी थी। सुबह गार्ड बदलने के बाद एक परेड होती थी, फिर वो आसपास की जगह पेट्रोलिंग करते थे। हर सुबह 10 बजे एक गाड़ी आती थी जिसमें ताज़ा राशन लाया जाता था। पहले दिन अलग ड्राइवर आया था, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक कोई और आखिरी दिन फिर से अलग ड्राइवर था। इसके अलावा बाहर का कोई आदमी चौकी पर नजर नहीं आया। 5वीं रात को शांतनु ने घड़ी का बटन फिर से दबाया। अक्षय रिपोर्टिंग, बारात के लिए खाना लग गया है, ओवर। उसे निर्देश मिला, तुम भी दावत का मजा लो, हर पकवान खाना, कुछ छोड़ना मत, ओवर। शांतनु ने घड़ी के बटन से टीम को हरी बत्ती का सिग्नल भेजा। सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए। हमला आज होगा। तुम लोग 2-2 की टीम में 2 तरफ से आगे बढ़ो। मैं सीधा जाऊंगा। एक गार्ड राउंड लेकर इधर से निकलता है, उसके बाद दूसरे के आने में 4 मिनट का वक्त लगता है। उन 4 मिनटों में हमें चौकी में घुसना है, गार्ड्स को हाथों से मारना है बिना आवाज किए। उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद बैरक्स में जाकर सीधे फायरिंग, लेकिन सिर्फ 2 मिनट तक। फायरिंग बंद होते ही मुड़कर वापस दौड़कर आना है। मैं तुम सबके निकलने के बाद वहां ग्रेनेड की बारिश कर दूंगा। पूरे ऑपरेशन में 6 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। समझाने के बाद शांतनु ने सबकी तरफ देखा। किसी को कोई शक या सवाल? नो बॉस, सब ने एक साथ कहा। क्या मेरी टीम इस मिशन के लिए तैयार है? यस बॉस, सब ने कहा सिवाय विक्रम के। उसका जवाब था नो बॉस। विक्रम क्यों मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहता था? क्या वो डर गया था? क्या उसके बिना ऑपरेशन अक्षय सफल हो पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। शांतनु ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखें तेजी से सब तरफ घूम रही थी, जैसे उसका ध्यान ही नहीं हो शांतनु पर और उसकी कही हुई बात पर। शांतनु ने दांत पीसकर पूछा, यहां तक आकर तुम मिशन के लिए इनकार कर रहे हो? विक्रम ने जवाब दिया, ये वक्त सही नहीं है। हमारे आसपास कोई है, हम अकेले नहीं हैं। शांतनु ने गुस्से से उसे देखा। दिमाग खराब हुआ है क्या? हमारी पोजीशन सेफ है।
तरुण की ये घड़ी किसी भी हथियार को डिटेक्ट कर सकती है। उसकी बात पर ध्यान दिए बिना विक्रम ने उसे चुप रहने का इशारा किया और कान लगाकर सुनने लगा। राघव ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, पर विक्रम ने हाथ हवा में उठाकर उसे भी शांत खड़े रहने का इशारा किया। टीम के चारों लोग उसे गुस्से से देख रहे थे, लेकिन विक्रम का सारा ध्यान उस हल्की सी सरसराहट पर था जो उसके कानों में पड़ रही थी। उसने दबी हुई आवाज में कहा, 4 या 5 लोग हैं, हमसे ज्यादा दूर नहीं है, इसी तरफ आ रहे हैं। तभी उन सबकी घड़ी पर एक साथ रेड लाइट बीप करने लगी। सबने चौंक कर अपनी अपनी कलाई देखी। शांतनु ने चौकन्ना होकर चारों तरफ देखा और फुसफुसा कर कहा, मिशन होल्ड करो, हमारे आसपास गन और बॉम्ब्स का सिग्नल मिल रहा है। सभी सतर्क हो गए और छुप गए। कुछ ही देर में कदमों की आहट सबको सुनाई देने लगी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो पाया कि विक्रम वहां नहीं है। विक्रम एक पेड़ पर चढ़कर दूरबीन से पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये अनचाहे मेहमान थे कौन। लंबे चौड़े आदमी ढीले कपड़े पहने बॉर्डर की तरफ से जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। यकीनन वो फौजी नहीं थे। सिर पर कपड़ा लपेटे, कुर्ता सलवार पहने हुए दाढ़ी वाले वो आदमी खतरनाक लग रहे थे। सबके पास एक एक बैग था। हाथों में हथियार नहीं थे, लेकिन विक्रम को यकीन था उनके ढीले कपड़ों में और बैग में कई हथियार होंगे। वो धीरे से पेड़ से उतरा। शांतनु ने उसे हैरत से देखा। तुम ऊपर कब गए? विक्रम ने उसकी बात का जवाब दिए बिना उन सबको उन आदमियों के बारे में बताया। 4 आदमी? उन्हें हम चुटकी में खत्म कर सकते हैं, हम उनसे ज्यादा हैं, राघव ने कहा। श्रीधर, जो बहुत कम बोलता था, कहने लगा, इनसे मुकाबला किया तो दुश्मन आगाह हो सकता है। अगर सैनिकों को जरा भी शक हुआ तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। राघव ने जोर देकर कहा, हम इनको मौका ही नहीं देंगे आवाज करने का। पीछे से पकड़ के 1 सेकंड में खात्मा छुरी से, गोली चलानी ही नहीं पड़ेगी। विक्रम ने उन्हें देखा था इसलिए बताया। वो आम से गांव वाले नहीं लग रहे, कुछ गड़बड़ है, आतंकवादी हो सकते हैं। चारों लंबे तगड़े हैं, टक्कर देंगे। राघव अब भी अपनी बात पर अड़ा रहा। हम उनसे डरेंगे क्या? रास्ते में आने वाले कीड़े मकोड़ों को पैर के नीचे कुचलकर हमें बिना वक्त गंवाए असली शिकार पे निकलना चाहिए। नहीं, शांतनु ने साफ इनकार कर दिया। हमें पहले हेडक्वार्टर को इसकी सूचना देनी होगी। उसने फिर से घड़ी पर बटन दबाया। अक्षय रिपोर्टिंग, बारात में बिन बुलाए मेहमान घुस आए हैं, 4 लोग हैं, क्या करना है? ओवर। कुछ देर चुप रहने के बाद उधर से आदेश मिला, क्रिप्टेड लाइन पर आओ। दूसरा बटन दबाकर शांतनु ने सारी बात विस्तार से बताई। ये लाइन सिर्फ इमरजेंसी के लिए थी। अगर इसका सिग्नल पकड़ा भी जाता तो शब्द इतने तोड़ मरोड़ कर सुनाई देते कि सुनने वाले को कुछ समझ नहीं आ सकता था। हालात जानने के बाद हेडक्वार्टर ने कहा, 1 दिन और इंतजार करके पहले वाले प्लान के हिसाब से दुश्मन पर हमला करो। कल रात तक ये लोग आगे निकल जाएंगे। अभी हमारा मकसद सिर्फ उस चौकी को उड़ाना है, बाकी किसी चीज पर ध्यान मत दो। शांतनु ने सारी बात टीम के आगे दोहरा दी। जहां राघव को यह फैसला पसंद नहीं आया, वहीं विक्रम को भी ये कुछ ठीक नहीं लगा। राघव ने चुप रहना बेहतर समझा, पर विक्रम खामोशी से ये बात मानने को राजी नहीं हुआ। उसने